सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रहेगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। सो हेलो एवरीवन। चलो, तो आज हम लोग करने वाले हैं फिज़िक्स का वन शॉट रहने वाला है, ठीक है। एंड आई थिंक सेकंड लास्ट रहेगा बिकॉज स्टैटिक का बचेगा। तो स्टैटिक का कल ब्रेक रहेगा एंड परसों हम लोग स्टैटिक फिनिश कर लेंगे। फाइनली सारे वन शॉट हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ऑलराइट, आज टाइम पे हो सर जी, बिल्कुल। XPZP क्या है मतलब, समझा नहीं मैं। XPZP क्या बात है सर, शॉर्ट पे शॉर्ट दिए जा रहे हैं। हाँ चलो बेटा, पहला क्वेश्चन करो। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। किसी वस्तु की गति डैश यदि उसका वेग स्थिर है तो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स का नहीं हो पाएगा, मैंने आपसे पूछा था भाई करंट अफेयर्स का रखना है या फिर फिज़िक्स का, तो आप लोगों ने बोला था फिज़िक्स का, तो इस वजह से फिज़िक्स का हो गया क्योंकि टाइम की कमी है। और जो आप लोगों का ये महीना है दैट इज़ जून, सॉरी मई, तो उसके भी करंट अफेयर्स करवाने, मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। तो चलिए, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डैश इफ इट्स वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म नेचर का होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी, और वो कितने टाइम में चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, उसको हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बोलते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी भी वेक्टर होती है, टाइम स्केलर होती है, वेक्टर होती है। बताओ, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग द मोशन एंड देयर एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर हमें गति के संबंध में गलत जोड़ी और उनके उदाहरणों की पहचान करनी है। बताओ जल्दी से। तो ऑसिलेटरी, अर्थ मूविंग अराउंड द सन, नहीं, ये ऑसिलेशन नहीं होता है, दोलन गति इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ये होता है पीरियोडिक मोशन, जिसकी वजह से जो पहला वाला होगा आपका वो गलत होगा, और हमसे गलत ही पूछा था। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक जो है वो पीरियोडिक है। ट्रांसलेटरी, अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ क्लिफ, ये ट्रांसलेटरी है। रेक्टिलीनियर भी अगर एक तरह से हम देखें, यानी कि एक लाइन में है। रोटेटरी, जो रोटेशन कर रहा है, जो ब्लेड्स ऑफ फैंस है वो। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द पाथ ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, आप यहाँ पर देखिए वेलोसिटी, ठीक है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं दोनों परपेंडिकुलर, तो उस केस में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मोशन होगा पार्टिकल्स का, जो पाथ ऑफ मोशन होगा दैट वुड बी सर्कुलर। ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। Considering a stone is rotated with uniform speed in a horizontal plane by mass means of a string, select the correct option. Velocity of stone is fixed, magnitude of momentum is fixed, direction of momentum changes but not the velocity, the direction of momentum is fixed. करंट अफेयर्स का मैंने पहले ही बताया था, ठीक है, कि टाइम के इशू की वजह से। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। कि एक स्टोन है जिसको हम रोटेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से हॉरिजॉन्टल प्लेन में बाय मीन्स ऑफ अ स्ट्रिंग, तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो वेलोसिटी स्टोन की क्या फिक्स रहेगी? बताइए जल्दी से। नो, ठीक है, वेलोसिटी फिक्स नहीं रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों वेलोसिटी चेंज होगी? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा। क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनका मैग्नीट्यूड तो होता ही, प्लस वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती हैं। तो क्योंकि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, यहाँ पे अलग है, मतलब डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा होगा, तो इस वजह से वेलोसिटी भी फिक्स नहीं हो सकती है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम चेंजेस बट नॉट द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, अगेन गलत। द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज़ फिक्स्ड। आप खुद सोचो कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम यही होता है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज हो रहा होगा। मैग्नीट्यूड मोमेंटम का फिक्स रहेगा, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी, लीनियर मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और उसका भी डायरेक्शन चेंज होगा। इज दैट क्लियर? और लीनियर मोमेंटम का जरा बताइए क्या होगा यूनिट? तो मास का होता है kg और
वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड वुड बी दी SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग, अ स्टोन ऑफ मास m tied to a rope is rotated in a vertical circular path of radius r. Now with uniform speed the total downward forces acted on the stone at the lowest point is। तो ये एक रोटेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरह से रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है सर्कुलर वे में, ठीक है। नाउ आपसे पूछ रहा है रेडियस r है, वेलोसिटी v है, तो डाउनवर्ड फोर्सेज एक्टिंग ऑन दी स्टोन, द टोटल डाउनवर्ड फोर्सेज एक्टिंग ऑन दी स्टोन। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे न वर्टिकल, ठीक है, एट द लोवेस्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर भी हम पॉइंट फोर्स निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। यहाँ की अगर बात करेंगे जो सबसे ऊपर है टॉप मोस्ट पॉइंट, तो आप मुझे बताइए जो वेट की वजह से, जो स्टोन का वेट होगा उसकी वजह से लगने वाला जो mg है वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा कि नीचे लगेगा, ये आप मुझे बताओ। और टेंशन फोर्स भी होगा, क्योंकि ये इस तरह से हमने पकड़ रखा है स्ट्रिंग को और ये लगा हुआ है स्टोन, ये लगा हुआ है स्टोन। अब इसको हम ये जो सर्कुलर पाथ इसमें घुमा रहे हैं, जब इसमें घुमा रहे हैं तो आप खुद सोचो कि इसमें नीचे की ओर, या फिर हम नीचे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे अंदर की ओर टेंशन फोर्स लग रहा होगा स्ट्रिंग में, अंदर की ओर टुवर्ड्स दी सेंटर, और नीचे की ओर ही mg दैट इज उसके वेट की वजह से फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा जो नेट फोर्स आएगा एट द टॉप मोस्ट पॉइंट दैट वुड बी mg प्लस t। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो जो t होगा टेंशन फोर्स होगा, ये होगा mv²/r, सिंपल। तो mg प्लस mv²/r, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि ये लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहा है, तो हमें लोवेस्ट पॉइंट पे निकालना है अभी। तो टेंशन फोर्स तो यार अंदर की ओर ही लगेगा, टेंशन फोर्स अंदर की ओर लगेगा, और वेट हमेशा नीचे की ओर लगेगा। तो अगर मैं एफ नेट निकालूं लोवेस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पर निकलेगा mg माइनस टी, दैट इज mg माइनस mv²/r, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा सही आंसर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये एक एग्जाम्पल है। अ स्पीडिंग व्हीकल कैन स्किड, और आपको पता होना चाहिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो चीज़ कांस्टेंट रहती है दैट इज स्पीड, क्योंकि वेलोसिटी, क्योंकि उसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता रहता है, तो इस वजह से वेलोसिटी तो सेम या फिर कांस्टेंट नहीं रह सकती है, नीदर एक्सेलरेशन, ठीक है। अ स्पीडिंग व्हीकल कैन स्किड ऑन द बेंड ऑफ द रोड बिकॉज ऑफ, तो एक तेज गति से चलने वाला वाहन सड़क के मोड़ पर डैश के कारण फिसल सकता है। कैन स्किड ऑन द बेंड ऑफ बिकॉज, क्यों, फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। बताइए जल्दी से किस वजह से वो स्किड कर सकता है। देखो यहाँ पर सिर्फ दो ही फोर्स एक्शन में रहेंगे, एक तो होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स और दूसरा रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का यहाँ पे लेने देना, ठीक है। स्पीडिंग व्हीकल कैन स्किड, ठीक है। तो आपने देखा होगा रोड भी जब बेंड होती है तो आपने भी स्किडिंग करी होगी, कितने लोगों ने करी है, साइकिल से या फिर मोटरसाइकिल से करी होगी आपने, है ना, स्किडिंग। तो जो स्किडिंग होती है वो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, जो कि कहाँ लग रहा होगा, आउटवर्ड्स, ठीक है, बाहर की ओर लग रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशंस एज ऑफ द स्केलर क्वांटिटी वर्क। तो वर्क के इक्वल कौन सा है, जिसका जो डायमेंशन वर्क का है वही डायमेंशन और किसका है। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क का डायमेंशन होता है ml²t-2। बड़ा आसान है निकालना, क्योंकि हमें पता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो kg को हम m से लिखते हैं, ये तो पता होगा। m मीटर जो है उसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम है सेकेंड उसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर m की एक पावर, तो एक मीटर जिसको हम m, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस की यूनिट है उसको वहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड पावर है, तो यहाँ पर सेकेंड पावर लगाई, और यहाँ पर -2 तो -2, तो ये वर्क का है। अगर हम फोर्स का निकालें तो फोर्स का होता है mlt-2। आप आराम से निकाल सकते हैं फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का होता है kg यूनिट और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही देखिए आप यहाँ पर mlt-2। ग्रेविटेशनल तो कांस्टेंट है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr, ठीक है। तो इसका तो हो जाएगा kg और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसका मीटर पर सेकेंड होता है और इसका आपका हो जाएगा मीटर, तो इसकी वजह से ml²t-1 हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। टॉर्क क्या होता है, फोर्स
इनटू डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो MLT माइनस 2 में आप L जोड़ोगे, MLT माइनस 2 में L एक और ऐड कर दोगे तो ML स्क्वायर T माइनस 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एरिया अंडर द कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल्स, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया निकल के आता है वो हमें क्या देता है? फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट देता है, विस्थापन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि आपसे पूछ रहा है? प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है या फिर मोमेंटम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सर ब्रेक मत दो प्लीज़, करंट अफेयर करवा दो। अरे भैया बनाना भी तो पड़ेगा करंट अफेयर की, मतलब हवा में वो बन जाता है ऐसे सब, ये PPT वगैरह सब क्या ऐसे हवा में बन जाती हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? प्रेशर, यस। डिस्प्लेसमेंट क्या वेक्टर है? बिल्कुल ये वेक्टर है, ठीक है। फोर्स भी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर होगा। प्रेशर होता क्या है? प्रेशर फोर्स या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया हम लिखते हैं इसको। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट होता है फोर्स जो किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा हो। आपने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैंड होती है, मिट्टी है, तो मिट्टी में अगर हम जैसे खड़े हों ऐसे सीधे पैरों से तो वो ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा। लेकिन अगर हम लेट जाएं तो उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरिया काफ़ी जो है, एरिया काफ़ी, जिस एरिया में वो थ्रस्ट लग रहा है वो काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एरिया क्योंकि ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कम होगा। सिंपल, ठीक है। अगला है अ वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेयर एज अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से वेक्टर कौन है? वर्क स्केलर होगी। स्केलर क्यों होगी? क्योंकि वर्क डिपेंड नहीं करता है कि भाई, एक सेकेंड, पूछ रहा है इसमें से वेक्टर कौन सी होगी, तो वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। नीदर स्पीड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, नीदर एनर्जी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। किरण जो है वो तैर रही हैं, एक 90 मीटर लंबा पूल है, 360 मीटर इन 2 टर्न्स कवर करती हैं, ठीक है, 360, एक 90 मीटर लंबा पूल है, ठीक है। किरण जी यहाँ से स्टार्ट करती हैं 90 मीटर, 90, ठीक है, फिर लौटी तो कितना होगा? 180, फिर गई वहाँ पर तो कितना होगा? 270, और फिर लौटी यहाँ पे तो कितना होगा? 360। तो 360 मीटर कवर करती हैं 2 टर्न्स में। गई 90, आई 180, फिर गई 270, फिर आई 360, यानी कि ये वहीं पहुँच गई हैं जहाँ पर से निकली थी हैं, यानी कि इस पॉइंट से गई थी, इसी पॉइंट पे आ चुकी हैं, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 0 है सर, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं पे आ चुकी हैं, तो जहाँ से स्टार्ट करी वहीं आ गई, यानी कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस 0 नहीं है, डिस्टेंस तो 360 मीटर है। अगर एवरेज स्पीड पूछता तो फिर मैं 360 मीटर रखता, लेकिन क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इंडिकेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पूछ रहा है आपसे कि क्या है, मतलब इंडिकेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइम, लॉन्ग डिस्टेंस, इन शॉर्ट डिस्टेंस, ड्यूरिंग द गिवन इंटरवल, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है डिस्प्लेसमेंट में, थोड़ा सा ध्यान रखना सर्कुलर वाले में, कि कोई बोल देगा एक बॉय है वो सर्कुलर टर्न मार रहा है साइकिल से, ठीक है, तो बोल देगा कि जो सर्कुलर ट्रैक्ट है उसका जो रेडियस है वो 20 मीटर का है, ठीक है, जो सर्कुलर ट्रैक्ट है उसका रेडियस 20 मीटर का है। अब बताओ कि भाई वो इस तरह से बोलेगा कि एक टर्न मारने में, ठीक है, एक टर्न लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में वो समय लगाता है, मान लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है, 5 मिनट का वो टाइम लगाता है। तो पूछ लेगा कि भाई बताओ कि मतलब एक टर्न में,
तो पूछ लेगा कि आप बताओ कि 12.5 मिनट में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अब कितना होगा आप बताओ मुझे। 12.5, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर्कुलर ट्रैक्ट है, 20 मीटर का रेडियस है उसका, ठीक, 5 मिनट में एक चक्कर पूरा मार लेता है, 12.5 मिनट बाद कहाँ उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ अब जरा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। और जो लोग बता पाएंगे तुरंत है, क्योंकि बस तुरंत का क्वेश्चन है, तो सॉल्व और कुछ करना नहीं होता है। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, ऋणात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किस दिशा के विपरीत है। तो अब खुद देखो, रेडियस उसकी 20 मीटर है, यानी कि सेंटर से लेके पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, ठीक है। 5 मिनट में एक चक्कर मारता है, 5 मिनट में एक चक्कर मारता है, तो 5 मिनट में एक चक्कर मारता है तो 5 मिनट बाद डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, सिंपल। 10 मिनट के बाद भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 5 मिनट में एक चक्कर, तो 10 मिनट में दूसरा चक्कर अगेन ही आ जाएगा, 15 मिनट में फिर ही आ जाएगा, 20 मिनट फिर ही आ जाएगा, तो हर 5 के मल्टीपल में डिस्प्लेसमेंट 0 होता जाएगा। तो 10 मिनट बाद डिस्प्लेसमेंट 0, 12.5 पूछ रहा है, 5 का आधा, 5 में पूरा चक्कर मारता है तो 12.5 यानी 2.5 में आधा चक्कर मारेगा, 5 मिनट में पूरा चक्कर मारता है तो 2.5 मिनट में आधा चक्कर, तो यहाँ पर होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से किया है यहाँ पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी। तो ये पूरा क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो रेडियस 20 मीटर है तो डायमीटर 40 मीटर, तो कितना हो गया, 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। विस्थापन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऑपोजिट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ फ्लैट प्लेन, बताओ जल्दी से, एक कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू अ कार। सर नॉन यूनो की डेफिनेशन करो नोट्स में। अच्छा, आई वॉट द बुक फ्रॉम द क्विक बाबा एंड हैव ऑलरेडी पेड बट नीदर हैव आई गॉट द रिसिप्ट एंड देयर इज़ नो कस्टमर सपोर्ट नंबर ऑन देयर साइट। राघवेंद्र, आप जो हमारा कस्टमर केयर वाला सपोर्ट है उसमें मैसेज कर दो, वो आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। अभी तो क्विक बाबा का आई थिंक स्टॉक हो गया, बाकी हमने बंद भी करवा दिया, ऐसे कोई लोड लेने वाली बात नहीं, आपकी बुक डिलीवर होगी, ठीक है। कोई अब चिंता मत करो बिल्कुल भी, जो हमारा क्वेरी नंबर है उस पर आप मैसेज कर देना, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अ कार रनिंग एट अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑन अ स्ट्रेट रोड विद द फ्लैट प्लेन, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 0, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन 0 थोड़ी ना है। वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यार खुद सोचो, एक्सेलरेशन है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी ही, क्योंकि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी है एक्सेलरेशन कितने टाइम में, तो वेलोसिटी 0 कैसे हो सकती है, एक्सेलरेशन 0 कैसे हो सकता है। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो उसका मतलब वो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज को ही तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम elapsed द ऑब्जेक्ट हैज़, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम elapsed, दैट मीन्स इट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड का हर 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आया, हर 2 सेकंड में उतना ही चेंज आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड में, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, हर 2 सेकंड में, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी में तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अगर इक्वल नहीं है, यानी पहले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, फिर अगले दो सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। A car is running at the uniform acceleration of 1 meter per second square in 5 seconds at a speed of 5 meter per second to 10 meter per second. Find the distance traveled by the car at this time. तो ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपकी 3 लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक तो है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये क्या है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें से दूसरी वाली यूज़ होगी, ठीक है। मतलब क्यों यूज़ होगी अभी आपको बताता हूँ। देखो, पहले तो हमें इनिशियल स्पीड जो दे रखी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। फाइनल जो स्पीड दे रखी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण दे रखा है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, और जो टाइम दे रखा है हमें वो 5 सेकेंड का टाइम दे रखा है, ठीक है। नाउ वी वुड बी यूजिंग द इक्वेशन एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमें निकालना है क्योंकि डिस्टेंस इसलिए, तो हम या तो इसका इस्तेमाल कर सकते थे या तो इसका इस्तेमाल कर सकते थे, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते थे। हम पहले इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो डिस्टेंस मुझे निकालनी है, u कितना है 5, टाइम कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 1, टाइम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दूँ या 5 का स्क्वायर
ठीक है। तो यहाँ से 25 निकला, s इज इक्वल्स टू 25 प्लस ये 25/2 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 37.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s से भी निकाल सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2, तो a तो वही 1 ही है और इंटू s, तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 बराबर 2s और s इज इक्वल टू 37.5 मीटर। कोई भी आप इक्वेशन यूज़ कर लो आ जाएगा। बस आपको जैसे कि 1 2 3 4 वेरिएबल होते हैं सब में, तो 4 में से 3 पता होना चाहिए, तो चौथा निकल आएगा। द 3 लॉज ऑफ मोशन वर प्रपोज्ड बाई, तो किसने प्रपोज किए थे 3 लॉज ऑफ मोशन? बहुत आसान सा है, किसने प्रपोज किए थे? तो ये न्यूटन जी ने प्रपोज किए थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 3 लॉज ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? पहला लॉ ये बोलता है बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन और अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स, यानी कि कोई भी चीज़ चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। सेकेंड लॉ बोलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणते आपका त्वरण। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ बोलता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्व, चलो वो तो खैर अभी देखेंगे। तो ये 3 लॉज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। द लॉज ऑफ मोशन डिस्क्राइब हाउ ऑब्जेक्ट्स बिहेव व्हेन दे आर इन मोशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ दीज लॉज। तो अभी हमने देखा माइकल फैराडे ने, तो यार ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आंसर होगा आइजैक न्यूटन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर बात करेंगे तो आपको पता है ही गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था। प्लस आपको ये पता होना चाहिए, अच्छा ये कब दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? तो 1905 में दिया था इन्होंने, ठीक है। एंड जो इनको नोबेल मिला था, ध्यान रखना अल्बर्ट आइंस्टाइन को वो नोबेल मिला था कब? 1921 में। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, बल्कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इन्होंने काम किया था उसको लेके मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी है वो इन्होंने नहीं करी थी, इस पर काम किया था जिसके लिए मिला था। उसकी डिस्कवरी तो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने करी थी। हेनरिक हर्ट्ज में सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ, हर्ट्ज आपको पता है किसकी एसआई यूनिट है, आपको बताना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम किसी लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट करवाएं किसी मेटल में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगी। कब इजेक्ट करेगी? जब इसकी जो ये इंसिडेंट लाइट है, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो इस पर्टिकुलर जो मेटल है उससे ज़्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। और उसकी जो वेलोसिटी है वो अगेन डिपेंड करती है कि कितनी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कितनी ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी। दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ट्ज इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की एसआई मात्रक होती है हर्ट्ज। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ मोमेंटम, ये तो सेकंड लॉ होता है आपका। लॉ ऑफ मूवमेंट, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है वो एक तरह से किस पर्टिकुलर, मतलब उसका रेजिस्टिंग वो कितना ज़्यादा है फोर्स। अगर हम देखें इनर्शिया, जैसे जितना ज़्यादा मास होगा, यानी मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया 2 तरह का होता है। इनर्शिया 2 तरह का होता है। इनर्शिया एक होता है एट रेस्ट और एक होता है एट मोशन। इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब है कि कोई चीज़ मान लो रुकी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रक है और ये कोई साइकिल है मान लो, ठीक है। ये साइकिल है, ये ट्रक है, तो आप सिंपल सा आप बोल सकते हो कि इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा? ठीक है, ट्रक का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए, ट्रक को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू साइकिल, क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो ये रेजिस्ट ज़्यादा करेगा। क्योंकि पहला जो नियम था उसमें हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी चीज़ जो चल रही है या फिर रुकी हुई है वो अपने करंट स्टेट में ही रहना चाहती है, करंट स्टेट से रेजिस्ट करना चाहती है अगर उसमें आप चेंज लाएंगे। अब बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स। और वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट करेगी जितना ज़्यादा उसका मास होगा, यानी जितना ज़्यादा ही उसका इनर्शिया होगा। अब क्योंकि ये रुके हुए हैं, अब मान लो दोनों का भी सेम केस ले लो, ये ट्रक है चल रहा है, ये साइकिल है चल रही है। अगेन मुझे इन दोनों को रोकने के लिए इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा एज़ कम्पेयर टू इसमें, लेकिन इसको बोलेंगे इनर्शिया एट रेस्ट और इसको बोलेंगे इनर्शिया एट मोशन। समझ आया आपको चीज़ें? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो क्या एक्सप्लेन करता है? रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेज ऑन 2 म्यूचुअली इफेक्टिव ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये तो यार होगा ही नहीं क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऑप्शन नंबर
सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक। या फिर इसको हम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम भी लिखते हैं यहाँ पर फोर्स को, ठीक है। तो ये चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? mv2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, फोर्स। और यही क्या होता है? यही तो एक्सेलरेशन होता है, तो ma यहीं से निकल आता है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो किसी वस्तु की गति डैश है यदि उसका वेग, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हिंदी में गलत है। तो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता है? रॉकेट लॉन्चिंग, बिल्कुल। रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है? रॉकेट लॉन्चिंग में ये होता है कि जो फ्यूल भरा होता है रॉकेट में वो नीचे की तरफ आता है एक थ्रस्ट से, ठीक है। जिस भी फोर्स से वो नीचे की तरफ आएगा उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, जितने फोर्स से नीचे की ओर आएगा, क्योंकि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूटन के गति के तीसरे गति के नियम के हिसाब से कहीं भी अगर फोर्स लग रहा है, कहीं पे भी अगर फोर्स लग रहा है तो उसके ऑपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड का एकदम ऑपोजिट फोर्स लगता है। तो नीचे की ओर फोर्स से निकलेंगे तो ऊपर की ओर रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। ऑन द सडन मूव द बस द पैसेंजर गेट जर्क बैकवर्ड्स। ये किस पे बेस्ड है? ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, क्योंकि सडन मूव हो रहा है बस का, यानी कि बस रुकी हुई थी, पूरी बॉडी रेस्ट में थी, तो ये इनर्शिया एट रेस्ट का एग्जांपल है। एकदम से चली तो जो पैर हैं वो तो चले आगे, लेकिन बॉडी ऊपर का तो रेस्ट में था तो वो वहीं पे रह गया, तो आप पीछे की तरफ जाते हैं। इसका उल्टा होता है, जब एकदम से ब्रेक लगते हैं उसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग द साइकिल स्टार्ट्स टू स्लो डाउन। अगेन ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेस्ड है। वाइल कैचिंग अ फास्ट अप्रोचिंग क्रिकेट बॉल द फील्डर स्लोली मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स विद द चेंज मूविंग बॉल। ये आपके न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, क्योंकि अभी मैंने आपको वो फॉर्मूला लिखा था, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। तो जितने ज़्यादा टाइम में आप उस मोमेंटम को कम करेंगे, ज़ीरो पे लाएंगे, उतना ही कम फोर्स आपको अप्लाई करना होगा। नहीं तो अगर आप तुरंत उसको बैकवर्ड की तरफ नहीं ले जाएंगे तो कम टाइम में आप उसका मोमेंटम ज़ीरो कर रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि आपके हाथों में चोट ज़्यादा लगेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 22 द लॉ ऑफ इनर्शिया वॉज प्रोपाउंडेड बाई। तो जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो बहुत आसान है, अभी हमने देखा कि जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। आपका हैंड रिवील हुआ है, तब से उसी वीडियो को देख रही है सब की सब। कह दो कि जिम नहीं जाते आप, उम्मीद तोड़ दो सबकी। अच्छा सर एक मुझे कमेंट सेक्शन के एडमिन बना दो, मैं वादा करता हूँ कि कमेंट सेक्शन ना गालियाँ होंगी ना स्पैम। नरेश, अच्छा क्या बात कर रहे हो? ठीक है बनाते हैं, पहले आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर अलोन इन नेचर। तो कौन अकेले नहीं होगा कभी? तो अभी हमने देखा कि यार फोर्स अकेले नहीं हो सकता है, क्योंकि थर्ड लॉ के हिसाब से कहीं भी फोर्स लगता है तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ज़रूर लगता है। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक? अगला है 24 विच द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? तो बैलेंस्ड फोर्स जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कोई बॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का फोर्स, यहाँ भी लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो मूवमेंट तो नहीं होने वाला है अगर ये रेस्ट में है, और अगर मूव हो रहा है तो भी इसमें कोई चेंज तो नहीं होने वाला है। तो बैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होता है? शेप को चेंज कर देते हैं, ये दोनों ओर से लग रहे हैं। हमें अगर रेस्ट में करना है किसी बॉडी को, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है, अगर रेस्ट में है, अगर उसको मोशन में करना है तो हमें अनबैलेंस्ड फोर्स की नीड होती है। कैसे? अनबैलेंस्ड की, ठीक है। यहाँ पर जहाँ सेम फोर्स लग रहे होते हैं तो बैलेंस्ड हो जाते हैं फोर्स और शेप चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट का। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। RPF इसी बार का ही क्वेश्चन है। तो फोर्स जो लग रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं QVB, या फिर अगर एक एंगल पे लग रहा है तो QAB sin थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, Q चार्ज है, V वेलोसिटी, और B आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो। इफ K इज द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट एंड X इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स undefined position of a spring, then the potential energy of the spring is, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा kx²/2, जहाँ पर k है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन सम फैक्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट।
तो मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स मास, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ रहा है। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन इट्स वॉल्यूम एंड वेलोसिटी, ठीक है, डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। यार अभी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का। एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, तो अभी हमने देखा एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी इट्स चेंजेस कॉन्स्टेंट कॉन्टिन्यूसली। बताओ जल्दी से। तो अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं, अनबैलेंस्ड इस बार अप्लाई हो रहा है, तो अब स्पीड चेंज होगी। ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज अ रॉकेट वर्क्स इन स्पेस, तो स्पेस में रॉकेट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास, एनर्जी या फिर स्पीड, बताइए जल्दी से। तो अभी हमने देखा था कि जो रॉकेट है उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है, जो कि है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन रॉकेट में ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि जो भी गैसेज हैं, जो भी एग्जॉस्ट गैसेज है वो नीचे की ओर आएंगी और फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। इनिशियल मोमेंटम रॉकेट और फ्यूल सिस्टम का जीरो होगा, जब फ्यूल इजेक्ट होगा तो रॉकेट जो है ऊपर की तरफ निकलेगा। ऑलराइट, अगला है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी? न्यूटन होगी। वॉट किसकी एसआई यूनिट होती है? पावर की। ठीक, वोल्ट किसकी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर की। और जूल किसकी होती है? जूल होती है वर्क डन की। ठीक है, कॉमन में आपको बताना है एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, जल्दी से बताइए। तो एक कैलोरी में कितने होते हैं? 4.18 जूल। 4.8 को ही हम 4.2 लिख देते हैं। अर्ग की अगर बात करेंगे तो 10⁻7 अर्ग। ये आपकी जो अर्ग होती है वो CGS यूनिट होती है, जो आपकी जूल होती है वो SI यूनिट होती है। अगला है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज गिवन बाई गैलीलियो गैलीलाई, न्यूटन, आइंस्टाइन या फिर चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने तो भैया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। आइंस्टाइन के बारे में तो देख चुके हैं, आंसर न्यूटन होगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन्होंने 1687 में दिया था, 1687 में। अगला है विच आर द टू स्टेटमेंट्स गिवन बाई A and B आर ट्रू। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये बोलता है कुछ इस तरह से, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है, जो वैल्यू दी गई थी बाई हेनरी कैवेंडिश। किस साल दी गई थी जरा बताएंगे, किस ईयर दी गई थी? तो 1790, जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो 1780 कब दी गई थी? तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट तो सही होगा कि मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। तो ए वाला ट्रू है, बी वाला फॉल्स है। इसीलिए अगर हम क्या करें, अगर हमें फोर्स को अगर मान लो कि 4 गुना करना हो तो डिस्टेंस में क्या चेंज लाना होगा? तो डिस्टेंस को अगर हम आधा कर देंगे तो अपने फोर्स 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1798 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, चलो 34 यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस। डायमेंशन सेम किसके हैं पूछ रहा है आपसे। तो भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लेटेंट हीट, लीनियर मोमेंटम है। अब आप सिंपल बता सकते हो लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का तो सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी मैंने बताया लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और वहीं एंगुलर मोमेंटम का होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू ये डिस्टेंस। तो इसमें एक एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट आ गया डिस्टेंस का, तो नो, इसमें तो कोई रीज़न वही नहीं है। फोर्स टॉर्क क्या होता है? टॉर्क अगेन फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगेन एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस का कंपोनेंट आ गया, तो ये भी नहीं होगा। वर्क और पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और ठीक है तो सिंपल है, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ गया, तो वर्क डन का तो यहाँ पर ml² t-2 होता है, लेकिन पावर का कितना हो जाएगा? पावर का हो जाएगा ml² t-3, क्योंकि ये टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या कर देगा? t-3 कर देगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जिसका ये हो जाएगा L² t-2 होता है दोनों का। ऑप्शन नंबर ए, लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट केपलर्स रूल्स फॉर द प्लानिटरी बॉडीज, ग्रही पिंडों के लिए केपलर के नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो केपलर ने 3 प्लानिटरी लॉज दिए थे। पहला लॉ है जिसको कि लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। लॉ ऑफ एरिया ये बोलता है कि जितने भी हमारे प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। एलिप्टिकल का मतलब होता है दीर्घवृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर नहीं, कुछ इस तरह से। ऑर्बिट का मतलब होता है पाथ, रास्ता, जिस पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट। सेकेंड लॉ ऑफ जो केपलर का है नियम, वो है लॉ ऑफ एरिया। ये लॉ ऑफ एरिया ये बोलता है कि मान लो कि, ठीक है, ये मान लो कि ये प्लैनेट यहाँ से लेके यहाँ तक चला, ठीक है, तो जितना एरिया इसने यहाँ पर स्वेप्ट किया उतना ही एरिया ये इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जितना टाइम लिया उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ पे भी लिया। तो इक्वल एरिया में अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसको हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड बोलते हैं, जहाँ पर ये बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो होती है पूरी मेजर एक्सिस होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगी? सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरी 2a होती है तो सेमी मेजर एक्सिस a होगी। तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलेप्टिकल विद द सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। फोकाई क्या होते हैं? तो एक ये फोकस हो गया, एक ये फोकस हो गया, तो वन ऑफ द फोकस में सन रहेगा। अच्छा, आप ये बताओ एपीहीलियन और पेरीहीलियन कब होते हैं? ज्योग्राफी में जो मैंने आपको पढ़ाया था, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग अ प्लैनेट एंड द सन मेक्स एन इक्वल एरिया आउटसाइड ड्यूरिंग द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी सही है। द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी सही। ऑर्बिटल पीरियड डिपेंड्स ऑन द मास। मास से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब पे डिपेंड करती है। और पेरीहीलियन और क्या होता है? पेरीहीलियन वो पॉइंट होता है जब हमारा सन, जब हमारी अर्थ सन के सबसे नियरेस्ट होती है, और एपीहीलियन वो होता है जब सबसे दूर होती है। तो पेरीहीलियन की डेट क्या होती है? ये 3 जनवरी होती है, और एपीहीलियन की डेट होती है 4 जुलाई। अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी थी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका डायमेंशन लिखोगे तो कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से, इसका डायमेंशन कितना होगा? mLT-2 मैं न्यूटन का लिख दूं, ठीक। देन इसका अलग से, इसका मैंने लिख दिया। देन मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर हो जाएगा पर kg स्क्वायर, पर kg मतलब kg, सॉरी, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने यहाँ डंडा भी लगा रखा है और इसको पॉजिटिव भी नहीं किया। पर kg स्क्वायर होगा, ठीक है। या तो डंडा ना होता तो ये सही होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ये m-2, ठीक है। तो इसका जो डायमेंशन निकल के आएगा m-1 L³ T-2, ये इसका डायमेंशन निकल के आएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इज F। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हमने देखा है कि फोर्स क्या होता है। सर बुक हिंदी में कब आएंगी? बहुत जल्दी आएंगे। लिटिल बॉय तो आपको 5-6 दिन में मिल जाएगी, और फैट मैन भी 7-8 दिन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सर आराम से, थोड़ा धीरे धीरे। कितना धीरे धीरे भाई? आराम से तो बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा सा फोकस रखो यार यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस रखिए। तो इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाफ्ड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज F। मास को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। अब मास क्या होते हैं? m1 × m2, ये फॉर्मूला होता है अपॉन r²। इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आधा, इसको भी आधा, इसको भी आधा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आधा इसको करोगे तो ये भी कम होगा, यानी इनको कम करोगे तो ये भी कम होगा। दोनों को आधा आधा कर दिया, यानी m/2 तो कितना हो जाएगा? ठीक है, m1/2 m2/2, तो m1 m2/4 हो जाएगा, तो 1/4। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। 38 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्शनलेस, यस। देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी है। द मास कैन बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन chemical equilibrium. The mass of an object remains constant at any place and is not affected by the change in height. बिल्कुल constant रहता है। ये इसकी अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि
मास अगर किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का 60 किलो है मान लो हमारी अर्थ पे, तो मून में कितना होगा बताओ जल्दी से। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड दी मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे। तो भाई 60 किलो ही रहेगा मून पे भी, क्यों? क्योंकि मास तो चेंज नहीं होता है कहीं पे भी। तो फिर 1/6 क्या होता है? ग्रेविटी 1/6 होती है। तो ग्रेविटी 1/6 होती है, जिसकी वजह से वेट भी 1/6 होता है, क्योंकि जो वेट होता है वो मास इंटू ग्रेविटी होता है इसलिए। तो क्योंकि ग्रेविटी 1/6 होगी तो वेट भी 1/6 होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। 39 व्हाट इज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड। पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। ऑप्शन नंबर ए घनत्व। A drop of fluid is combined because the attraction of its particle minimizes its possible area. This phenomena is called as। तो ड्रॉप जो फ्लूइड की है वो हमें पता है कि स्फेरिकल नेचर की होती है, तो उसका जो शेप ऐसा होता है वो क्यों होता है? तो ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। सरफेस टेंशन क्या होता है? It is the tendency of a liquid surface at rest to shrink into the minimum surface area possible। ठीक है, वो shrink करना चाहती है minimum possible area में, that is called as surface tension। surface tension की वजह से ही जो हमारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो पानी पे बैठ पाते हैं, तैर पाते हैं। केरोसिन ऑयल आप डाल देते हैं तो फिर क्या होता है, उसका surface tension कम हो जाता है उस पर्टिकुलर जो लिक्विड की लेयर थी, जिसकी वजह से वो डूब जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। When a body is completely or partially immersed in a fluid, this body experiences a force equal to the weight of the displaced fluid। This principle is known as। जब कोई पिंड पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी द्रव्य में डूबा होता है तो यह पिंड विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर बल का अनुभव करते हैं। सिद्धांत को क्या बोलते हैं? पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टोक्स लॉ या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन तो देख चुके हैं, ये होता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसको डुबोया। ठीक है, तो जब हमने इसको डुबोया 5 किलो का था ये। ठीक, जब हमने इसको डुबोया तो इसने क्या किया, पानी का कुछ जगह लिया होगा। वो पानी जितना भी इसने जगह लिया, हमने इसको ऐसे भरा था, ठीक है, कि जरा सा भी हम कुछ डुबाएंगे तो पानी जो है, एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा नोजल के थ्रू। तो हमने ये देखा कि एक्स्ट्रा पानी 2 किलो निकला, 2 kgs। तो इसका मतलब है कि इसने 2 किलो पानी की जगह ले रखी है। तो इसको जो बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करना होगा, बॉयंट फोर्स का मतलब होता है उत्प्लावन बल जो नीचे से ऊपर की ओर लगता है। तो जितना भी इसको बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करना होगा वो उसके वेट, जो वाटर निकला है उसके वेट के बराबर होगा। तो अगर 5 किलो आप समझो इसका वेट था इनिशियली, तो 2 किलो अब नीचे से लगने लगा, यानी कि नेट में 3 किलो दिखाएगा। पहले 5 दिखा रहा था, अभी 3 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उतना ही बॉयंट फोर्स जितना इसने वाटर डिस्प्लेस किया है वहाँ से, उतना ही बॉयंट फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। पास्कल्स लॉ की अगर बात करें तो पास्कल्स लॉ अलग होता है। ठीक, समझ में आया? आर्किमिडीज वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आर्किमिडीज वाले में तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलो, तो पास्कल्स लॉ बता देते हैं। पास्कल्स लॉ क्या होता है? इट इज़ अ प्रिंसिपल जिसमें कि प्रेशर चेंज किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर जो चेंज होगा, ठीक है, ये पूरे फ्लूइड में ट्रांसमिट होगा सेम तरीके से। ये ब्लेस पास्कल ने बताया था 1653 में, पब्लिश 1663 में हुआ था, लेकिन 1653 में ब्लेस पास्कल ने इसको दिया था कि भाई किस तरह से एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर चेंज पूरा तरह से पूरे लिक्विड में रिफ्लेक्ट होगा। इसी की वजह से तो पिस्टन जैसे हम ये दबाते हैं तो पूरी कार जिसका भार इतना ज़्यादा होता है वो उठ जाती है। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज। तो निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? हाइड्रोमीटर, सबमरीन, लैक्टोमीटर या फिर ओडोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या होता है? जो वाटर की डेंसिटी को मेजर करता है। सबमरीन ये भी वर्क करेगा, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। लैक्टोमीटर क्या होता है? तो
तो लैक्टोमीटर वो होता है जो आपके दूध जो होता है उसकी प्योरिटी को चेक करता है। हमने पढ़ा था जैसे लैक्टो वर्ड दूध से संबंधित होता है, जैसे कि कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट कर देता है दूध को दही में, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में देखने को मिलता है। ओडोमीटर क्या होता है, जो गाड़ी का मीटर होता है जो हमें डिस्टेंस बताता है कि हमारी गाड़ी इतने डिस्टेंस में चल चुकी। हाइड्रोमीटर जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है, पूछ रहा है कौन नहीं करता है। ठीक है, नॉट बेस्ड। तो हाइड्रोमीटर करता है, सबमरीन काम करती है लैक्टोमीटर, लेकिन ओडोमीटर नहीं काम करता है। इसका कोई लेना देना नहीं है आपका आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से, आर्किमिडीज के सिद्धांत से। 44th, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पर वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस नहीं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, बताओ यूनिट क्या होगी, तो नो यूनिट होगी, कोई यूनिट नहीं होती रिलेटिव डेंसिटी की, ध्यान रखना। ठीक है, नो यूनिट। ठीक, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। अगला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर ग्रेविटी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आती है तो वस्तु एक्सेलरेट करती है, डिक्सेलरेट करती है। अ फोर्स ओनली व्हेन इट हिट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, नो एक्सटर्नल फोर्स। तो जब फॉल करेगा अंडर द ग्रेविटी तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि उसके हर एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती चली जाएगी, यानी कि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। और अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही। डिक्सेलरेशन तब होता अगर वेलोसिटी घट रही होती तब। सिलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम दी फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर करेक्ट पेयर आपको बताना है। ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज ग्रेविटेशन। ऑब्जेक्ट्स रेजिस्टेंस टू इट्स चेंज इन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इज इनर्शिया। अब ये देखा था इनर्शिया क्या होता है, वो जो रेजिस्ट करता है बॉडी अपने स्टेट को चेंज के लिए। ठीक है, यानी कि वो स्टेट में चेंज नहीं होने देना चाहता, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया, जड़त्व। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिपल्सिव व्हेन द मून इज फार फ्रॉम। रिपल्सिव तो हो ही नहीं सकता यार, अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, ये हमने टाइड के फॉर्मेशन के टाइम पे भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो कि भाई जैसे ये मून है, ठीक है, एंड ये अर्थ है, तो मून क्या करता है, मून जो होता है ये ग्रेविटेशनल पुल लगाता है अपनी ओर, ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई टाइड बनती है। और यहाँ पर हाई टाइड किसकी वजह से बनती है जरा बताना। तो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो अट्रैक्टिव। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड मैक्सिमम व्हेन द मून इज क्लोज टू अर्थ। और जब मून क्लोजेस्ट होती है अर्थ के तो उसको हम क्या बोलते हैं जरा बताइए। तो यहाँ पर होता है आपका ग्रेविटेशनल पुल और यहाँ पर होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि लगता है टू बैलेंस दैट ग्रेविटेशनल पुल, टू बैलेंस दैट ग्रेविटेशनल पुल। और जब सबसे नियरेस्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज पेरिजी, पी से पेरिजी, पी से पास। और जब सबसे दूर होता है तो उसको हम एपोजी बोलते हैं, सब ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था। Who was the first to use the term horse power that refers to the power produced by an engine। तो पहले क्या होता था, इंजन तो होते नहीं थे, तो हॉर्सेस का यूज़ किया जाता था एज इंजन, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो हॉर्सेस यूज़ किए जाते थे। तो उन्होंने वही चीज़ हमारे कौन, एवोगाड्रो, डाल्टन, आइंस्टाइन नहीं, जेम्स वॉट, ठीक है, जेम्स वॉट ने बताया हमें कि किस तरह से जो एक मतलब उन्होंने हॉर्स का कंपैरिजन किया कि एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। उन्होंने ये चीज़ यहाँ पर यूनिट निकाल के दी। वॉट इसी वजह से पावर की यूनिट है। ठीक है, तो हॉर्स पावर में मेजर किया जाता है पावर ऑफ इंजन। तो एक हॉर्स पावर का मतलब क्या है, एक घोड़े वाली जो शक्ति है, यानी एक घोड़े के पास इतना पावर होता है। एक घोड़ा कितना पावर जनरेट करता है, 746 वॉट का जनरेट करता है। ठीक है, डाल्टन को हमने एटॉमिक थ्योरी के लिए जाना था, लेकिन इनको फादर ऑफ इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, और एवोगाड्रोज लॉ हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में, अगर आपको याद हो। ठीक, चलो, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 मेगावाट। बताओ जल्दी से कितने मेगावाट, और फिर आप ये भी बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए।
डिस्प्लेसमेंट या मोमेंटम। तो आंसर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मैंने शुरू में भी आपको बताया था। ठीक है, 746 मेगावाट नहीं होगा शैलेश भैया। ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा ये। काउंट नहीं किया पर 3-4 गलत हुए हैं बस। अच्छा ओके। 52 a body A whose mass is 2 kg and body B whose mass is 3 kg are moving towards each other। ठीक है, एक का मास है 2 किलो, एक का मास है 3 किलो, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, एक की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड 2 वाले की, और 3 वाले की है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है एट द टाइम ऑफ कोलिजन इम्पैक्ट विल बी। तो इम्पैक्ट कहाँ होगा? तो इम्पैक्ट ऑब्वियस से बात जब कोलाइड करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। अगर न्यूमेरिकल भी आता है इस पर तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगला है इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य है जो स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो अगर कोई बॉडी गिर रही है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इतना चीज़ तो आपको पता होगा कि जब बॉडी एकदम मैक्सिमम हाइट पे होती है तो उसके पास होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गुरुत्वीय ऊर्जा होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, जो कि बराबर होगी mgh के। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट पे अगर बात करें तो फिर जब ये ड्रॉप होना स्टार्ट होगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यानी कि गतिज ऊर्जा में ये कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो कि किसी बॉडी के मूवमेंट, किसी बॉडी में जब मोशन होता है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। इसका फॉर्मूला 12mv² होता है। तो होगा क्या, मान लेते हैं ये सरफेस है, तो सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, हाइट तो ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो होगी। यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, अभी तो बॉडी को छोड़ा ही नहीं हमने उस ऑब्जेक्ट को, तो वेलोसिटी ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। दैट मीन्स कि हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और अगर हम मिड पॉइंट पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल बराबर होंगी। यानी कि एक चीज़ हम पा रहे हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा हर एक पॉइंट पे, क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती ना तो डिस्ट्रॉय। वो बात अलग हो सकती कि जैसे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी से, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी से, लेकिन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी वेरीज विद द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हाइट में कौन सी? भाई काइनेटिक एनर्जी का हाइट से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना वेलोसिटी से। और जरा ये बताइए काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का क्या रिलेशन होता है? अगर मैं लीनियर मोमेंटम को डबल कर दूँ तो काइनेटिक एनर्जी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? न्यूक्लियर एनर्जी नो, केमिकल नो, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है mgh। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? p²/2m, जहाँ p क्या है? p लीनियर मोमेंटम है, यानी कि लीनियर मोमेंटम को अगर डबल करेंगे तो ये आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। 55 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसके कब इंक्रीज होती है? वेलोसिटी से, हाइट से, डिस्प्लेसमेंट से या फिर डिस्टेंस से? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद द हाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 56 द वर्क डन बाई मोटर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज। वर्क डन पर यूनिट टाइम, मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है बताइए? तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज पावर। ऑप्शन नंबर ए, RBLP 2024। ना मोटर क्या करती है? मोटर आपकी करती है किसको किस में कन्वर्ट? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। यानी कि इलेक्ट्रिकल को विद्युत बोलेंगे और मैकेनिकल को यांत्रिक। ध्यान रखना, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है इज़ इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो आपकी
यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, जो किसी चीज़ के स्टेट की वजह से आती है, वो किस करंट स्टेट में है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी उसमें आती है, तो उन दोनों के सम के बराबर होता ही है। 57 द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg विच इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? हाफ mv² से निकालते हैं। तो 2 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर 25 जूल निकल आएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाफ mv², तो मास पे, और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। 59 द स्पीड ऑफ साउंड डैश एज इट्स पासेस फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस मीडियम। ठोस के गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की गति में क्या बदलाव होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो साउंड होती है, किस तरह की वेव होती है? ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, और यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये स्पीड का रेशियो होता है। तो सॉलिड से गैस में जा रहा है, दैट मीन्स स्पीड वुड डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी, घटेगी वो। सोनार, ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर आई थिंक क्वेश्चन होगा आगे, ठीक है, हाँ। सोनार टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेज साउंड एनर्जी फॉर नेविगेशन पर्टिकुलरली इन अंडर वाटर एनवायरमेंट्स। व्हाट डज द एक्रोनिम सोनार रिप्रेजेंट? सोनार स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। When the sound passes through the air, the particles of air, तो जब साउंड एयर से पास करता है तो उसके जो पार्टिकल हैं वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डोंट वाइब्रेट नॉट इन अ सर्टेन डायरेक्शन, वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। देखो, तो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि, चलो मैं आपको लिख ही देता हूँ प्रॉपर तरीके से, कि जो हमारी मैकेनिकल वेव्स हैं वो दो तरह की हैं। एक तो जैसे कि हमारी है साउंड वेव, और एक है हमारी लाइट वेव। साउंड वेव की खासियत ये है कि ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, और जो लाइट वेव होती हैं ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, इनको अनुदैर्ध्य बोलते हैं, और ट्रांसवर्स को बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगें। इनमें जो मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव वाइब्रेट करता है, यानी डायरेक्शन ये है वेव का, तो ऐसे आगे पीछे ये डायरेक्शन इनका होगा। ट्रांसवर्स में क्या होता है? डायरेक्शन जो होता है वेव का उसके ऊपर नीचे इस तरह से वाइब्रेशन होता है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव की खासियत ये है कि ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, इट कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, लाइट वाली कर सकती है। इसको पोलराइज नहीं किया जा सकता है, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, इसका किया जा सकता है, ठीक है। और साउंड वेव जो, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ऑप्शन नंबर ए। 62 फॉर ह्यूमंस द ऑडिबल वेव्स आर दोज दैट, मनुष्यों के लिए श्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं? कौन सी होती हैं? जल्दी से बताइए। जो नीचे होती हैं 20 हर्ट्ज़ के, जो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 2000 हर्ट्ज़ के बीच में, 20,000 हर्ट्ज़ से 20,000, जिसको 20 किलो हर्ट्ज़ बोल सकते हैं, फिर बिटवीन 2000 हर्ट्ज़, बताओ। तो क्या आंसर होगा? 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़, दैट इज 20,000 हर्ट्ज़, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। इसके नीचे का जो होता है 20 हर्ट्ज़ से, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और इसके ऊपर का जो होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का यूज़ कहाँ कहाँ करते होंगे बताओ? नेविगेशन में, मेडिसिन में, ठीक है, जब टेस्टिंग वगैरह किया जाता है मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, इमेजिंग में, ठीक है, किसी चीज़ को क्लीन करने में, ठीक है, और कोई आप एग्जांपल बता सकते हो? और इंफ्रासोनिक का, हाँ जी, इंफ्रासोनिक का यूज़ कहाँ होता है? तो न्यूक्लियर वेपन जो टेस्टिंग होती है ना, वहाँ पे यूज़ होता है, इसका यूज़ करते हैं, ठीक, क्लियर। और ध्यान रखना इंफ्रासोनिक का यूज़ हमारी वेल मछलियाँ करती हैं, एलिफेंट करते हैं, हिप्पो करते हैं, हिप्पोपोटामस, ठीक है, ये सब इंफ्रासोनिक कम्युनिकेट करते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है 20 हर्ट्ज़ से कम, हम 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में सुन सकते हैं। जो बच्चे होते हैं वो 20 हर्ट्ज़ से कम कभी सुन सकते हैं, ध्यान रखना उनके, क्योंकि उनके जो ईयर होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं, ठीक है। चलो अगला है हमारा, एंड दैट इज़
व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड पे प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इंक्रीज़ करती है प्रेशर इंक्रीज़ करने से, डिक्रीज़ करती है प्रेशर इंक्रीज़ करने से, कोई इफेक्ट नहीं होता है, या पहले इंक्रीज़ करती है बाद में डिक्रीज़ करती है। तो आंसर होगा नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है स्पीड ऑफ साउंड पे प्रेशर का। तो फिर किसका इफेक्ट होता है, तो ध्यान रखना टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है, टेम्परेचर डज हैज़ इफेक्ट। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ करेगी, ध्वनि की गति भी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। दे शो द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिफ्रैक्शन। बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ही तो हम एको बोलते हैं, और एक डिस्टिंक्ट एको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए सोर्स और रिफ्लेक्शन के बीच में, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके बीच में। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स, नो, दे आर लॉन्गिट्यूडनल, they cannot travel through vacuum, they travel faster in solids than in liquid than in gases। एको के लिए मिनिमम 17.2 मीटर की डिस्टेंस चाहिए जहाँ से साउंड निकला है प्लस जहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक। 65 the amount of sound energy passing in the unit area per second is called as amount of sound energy passing in the unit area, that is called as what, that pitch तो नहीं हो सकता है, pitch क्या होता है, number of vibrations पर सेकेंड, और यही क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी होती है यही चीज़। तो जो पिच होती है साउंड की वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जरा बताना लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी सही आंसर होगा। नोट क्या होता है, नोट होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल पिचेस ऑफ साउंड, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सेवरल पिचेस ऑफ साउंड को हम नोट बोलते हैं, जहाँ से म्यूजिक क्रिएट होता है डिफरेंट नोट से। लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पे डिपेंड करती है, पिच फ्रीक्वेंसी पे और लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे। और लाउडनेस को मेजर किससे करते हैं, लाउडनेस को मेजर किया जाता है डेसिबल, और फ्रीक्वेंसी को किससे मेजर करते हैं जरा बताइए जल्दी से। नाउ द रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस, ठीक है, और ये किस तरह से वेव बनती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है थोड़ा सा समझ लो, इस तरह से वेव का ग्राफ बनता है, ठीक है, ये मतलब ये साउंड वेव का ही ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये चीज़ क्या होती है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर ख़त्म हुई, फिर से यहाँ पर ये एक्सिस पे मिली, इसको पूरा एक वेव बोलते हैं। जो ये है मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये पूरा इसको एक वेव बोलेंगे। या फिर अगर यहाँ से ले रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हाइलाइटर का यूज़ करता हूँ, लेज़र पॉइंट, अगर यहाँ से ले रहे हो ये, तो ये यानी कि यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ ये वाला पॉइंट फिर कब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तुम बोलोगे यहाँ भी तो आ रहा है ना, ये है पॉइंट, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है तो ये नीचे गया, इसको ट्रफ बोलते हैं, ये फिर ऊपर आया, तो ये वाला जो है डिस्टेंस, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इसको बोलते हैं कि एक वेव की जो लेंथ होती है, एक वेव की लेंथ को ही वेवलेंथ बोलते हैं, इसकी यूनिट मीटर होती है, ठीक है। और वेवलेंथ, चलो पहले तो इतना याद रखो, ठीक है, लेकिन फिर भी याद कर लो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑपोजिट होती हैं। अब फ्रीक्वेंसी का देखो, वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी, अब मान लो कि और दूर जाती तो फ्रीक्वेंसी और कम होती, क्यों, ये एक फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। अब यही मैं ड्रॉ कर दूं, यही, ठीक है, पूरा ये सेम मैं ड्रॉ करूं अभी, ठीक, ये वही सेम लाइन है, ठीक है। अब देखो, एक वेव, दो वेव, ठीक है, ढाई वेव, एक तरह से मैं देखूं तो ढाई वेव बन गई, ढाई, ठीक है। यहाँ पर एक ही वेव बन पा रही थी, यहाँ ढाई वेव बन गई, यानी फ्रीक्वेंसी यहाँ ज़्यादा है, लेकिन वेवलेंथ देख लो तो वेवलेंथ कम निकलेगी यहाँ पर, वेवलेंथ कम निकलेगी यहाँ पर, सिंपल। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी जो होती है वेव की वो एच न्यू होती है, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, न्यू होती है सी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा निकल के आ जाती है, जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यानी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी सेम तरह से ऑपरेट करती हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, और लैम्डा जो होता है वेवलेंथ वो कम हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिवर्बरेशन इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर द सोर्स हैज स्टॉप्ड एमिटिंग साउंड ड्यू टू डैश फ्रॉम मल्टीपल सर्फेसेस। तो रिवर्बरेशन कुछ और नहीं बल्कि मल्टीपल, राधिका शर्मा जी क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, ठीक है।
ये क्या श्रीदेवी भैया, क्या कमेंट किए जा रहे हो? हाई रुको, भी टाइम आउट करना पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को रिवर्बरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि आप मिनिमम डिस्टेंस वो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो अभी मैंने बताया था 17.2 मीटर जो होनी चाहिए डिस्टेंस, वो नहीं है, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, इसको क्या बोलते हैं? बेंडिंग ऑफ लाइट को बताओ। TIR कब हो जाता है? तो TIR के लिए दो कंडीशंस चाहिए होती हैं, दो। पहला कि लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही हो। अब डेंसर मीडियम क्या होता है? जिसका डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे, जिसकी डेंसिटी कम उसको रेयर मीडियम बोलेंगे। जैसे कि हवा और पानी में पानी डेंस होगा, हवा हल्की होगी। पानी और ग्लास में पानी हल्का होगा और ग्लास डेंस होगा। तो ये चीज़ होता है डेंसर और रेयर, ठीक है। जो जितना डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है, और जितना हल्का होता है डेंसिटी उतना, जितना कम होता है उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो पहली बात तो ये है कि डेंसर से रेयर मीडियम में वाटर से एयर में जा रही है, जो कि सेटिस्फाई हो रही है। और दूसरा ये होता है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो। अब है क्या ये? देखो, हमें पता है कि होता ये है, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। यहाँ पर एक सेकेंड रुको। होता ये है कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब कोई रे ऑफ लाइट, ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये रेयर मीडियम है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, एक सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से रे ऑफ लाइट पास करवाई, ठीक। अब ये क्या है? रेयर मीडियम। हम जहाँ पर स्ट्राइक करी रे उसके परपेंडिकुलर में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब है क्या कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये या तो सीधी जा सकती है, ठीक है, या नॉर्मल की तरफ जाएगी, या नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी, ठीक। यानी जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और जब कोई रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। स्पीड ऑफ जो लाइट है बढ़ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगी, ये याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्मल से डेंसर से रेयर में जा रही, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, सीधे ना जाके नॉर्मल से अवे जाएगी। हम थोड़ा और इंक्रीज करें, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1, तो θ2 दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, उसको, उस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ही हम इससे और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे क्रिटिकल एंगल से, अपने आप ये रे ऑफ लाइट ऊपर ना जाके यहीं आ जाएगी, नीचे अपने ही मीडियम में आ जाएगी। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट इज क्रिटिकल एंगल शुड बी ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑप्शन नंबर सी। दो कंडीशन आपको पता होना चाहिए। और इस पर्टिकुलर TIR के कॉन्सेप्ट पे कौन वर्क करता है? तो जो डायमंड है वो स्पार्कल करता है, ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, जो मिराज होता है, जो डेजर्ट्स में देखने को मिलता है, मिराज वाला फिनोमिना, जब हम दोपहर के टाइम पे जाते हैं तपती धूप में, तो रोड में है ना, कार में हम सामने देखते हैं, कार में अगर बैठे होते हैं कि सामने ऐसा लगता है पानी पड़ा हुआ है, लेकिन पानी नहीं होता है, तो सब मिराज होता है वो आपका, ठीक है। स्नेल्स लॉ इज एसोसिएटेड विद विच फिनोमिना ऑफ लाइट? स्नेल का नियम प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन? तो डिफ्रैक्शन हमें पता है, अभी हमने देखा था, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है आपकी, ठीक है। डिस्पर्जन आगे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन अभी देखा। तो रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो होते हैं। पहला लॉ ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
ये नॉर्मल होता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्ट करेगी, मान लेते हैं ऐसे रिफ्रैक्ट करी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये बोलता है पहला वाला लॉ कि इंसिडेंट रे मतलब ये वाली लाइट, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, तीनों एक प्लेन पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ ये होता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि हिंदी में अपवर्तनांक बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डिफरेंट मीडियम के पता होने चाहिए। जैसे एयर का 1 होता है, वाटर का कितना होता है, वाटर का 1.33 होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है, कितना होता है 2.4। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ जो है वो आपका किससे संबंधित है, रिफ्रैक्शन से, यानी कि अपवर्तन से संबंधित है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अच्छा मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ठीक है। ये बताओ, एयर का 1 है, वाटर का 1.33 है, ठीक है। बेंजीन का बताओ, ये पूछ सकता है रेलवे में, ठीक है। एसएससी में तो चांस नहीं होते हैं, मतलब एसएससी में एयर वाटर डायमंड तक ही होता है, लेकिन यहाँ पूछ सकता है। बेंजीन का पूछ सकता है, और अल्कोहल का पूछ सकता है, अल्कोहल का, ठीक है। एंड क्राउन ग्लास का भी पूछ सकता है, क्राउन ग्लास, ठीक है। तो अल्कोहल की बात करेंगे 1.36 होता है, बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं होगा, उतना ही, ठीक है। बेंजीन का 1.5 होता है, क्राउन ग्लास का भी 1.52 होता है, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है 2.4। अगला देखो, और मतलब मैं लिखवा देता हूँ, चलो। रूबी का भी ध्यान रखना, रूबी अगर पूछ ले, रूबी एक तरह का मतलब स्टोन होता है, 1.7। आपको पता है कि यूट्यूब जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो सिल्वर प्ले बटन देता है, जब 10 लाख हो जाते हैं तो गोल्ड मिलता है, ठीक है। जब 1 करोड़ हो जाते हैं, 1 करोड़ का मतलब है 10 मिलियन, तब मिलता है डायमंड, और जब हो जाते हैं 100 मिलियन तो मिलता है रूबी प्ले बटन, ठीक है। चलो, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द, लाल कलर का होता है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आर, RPF 2025। तो किस तरह की इमेज बनेगी कॉन्केव मिरर में। तो हम कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मिरर कॉन्केव होता है, कौन सा। तो जो मिरर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की में इमेज फॉर्मेशन अगर हम समझें, तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है, यानी कि सेम डिस्टेंस पे बनेगी, हाइट भी सेम होगी, ठीक है, हाइट भी सेम होगी। बस ध्यान ये रखना होता है कि ये जो इमेज है, क्योंकि मिरर के पीछे बनी है तो इसको हम वर्चुअल बोलेंगे, और वर्चुअल जो होती है, आभासी जो प्रतिबिंब होता है जो मिरर के पीछे हमेशा बनता है, उसको वर्चुअल बोलते हैं। वो हमेशा इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ये सीधी तो है, सीधी का मतलब है सिर ऊपर है तो सिर ऊपर, पैर नीचे तो पैर नीचे, लेकिन ये लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो दायां चीज़ है वो बायां हो जाएगा, जो बायां है वो दायां हो जाएगा। फोकल लेंथ जो होता है इसका इन्फिनिटी होता है, 1/, फोकल लेंथ फार्मूला होता है पावर का, तो पावर 1/, फोकल लेंथ 1/∞, 0 पावर 0 हो जाएगा इसका। इमेज फॉर्मेशन समझ आ गया। वर्चुअल इरेक्ट लेटरली इन्वर्टेड होती है, इमेज सेम डिस्टेंस पे बनती है। स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है वो कर्व्ड इनवर्ट्स होती है। रिफ्लेक्टिंग साइड का मतलब होता है अंदर वाली साइड, जो मैंने डैश डॉट 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 ही किया, ये पॉलिश्ड सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग वाली तो अंदर है ना, तो मैं क्या बोलूँगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ट्स, ओके। एंड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अगर मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये बाहर वाली होगी, तो इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। अब इसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमें पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर का हम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। आप समझ गए मिरर किस तरह का होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ केसेस लिख रहा हूँ, जैसे कि मतलब मैं सबसे पहले ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद लिखूँगा इमेज कहाँ पर बन रही है और उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देन मैं लिखूँगा इमेज कहाँ पर बनी,
एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा नेचर ऑफ इमेज किस तरह की बनी। ठीक, क्लियर यहाँ तक? तो मैं सबसे पहले केस लेता हूँ कि मैंने रखा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर, एट इन्फिनिटी। ठीक, तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो फोकस पे बनेगी। बस ध्यान से सुनते जाना, मैं सब बता दूंगा, क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देन मैंने रखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहीं पे मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। जैसे ये होता है फोकस, जैसे कि ये स्फेरिकल मिरर का मतलब ये होता है कि स्फीयर से इनको डिराइव किया गया, तो इस तरह का कोई गोला होगा, स्फीयर होगा, तो उससे काट के बना है, तो उसका कोई सेंटर होगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसकी आधी डिस्टेंस पे फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आधी डिस्टेंस पे फोकस, यानी C इज इक्वल टू 2F। ठीक, अभी मैंने क्या रखा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, तो इमेज कहाँ से गुजर रही है, इमेज गुजर रही है फोकस से, इमेज बन रही है फोकस पे। ठीक, फिर मैं दूसरा केस क्या करूँगा, मैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखूँगा। फिर मैं तीसरा केस क्या करूँगा, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूँगा। फिर चौथा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखूँगा। फिर पांचवा केस फोकस पे रखूँगा। फिर छठवां और आखिरी केस जहाँ फोकस और इसको बोलते हैं पोल वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वो इस मिरर को कट कर रही होती है, तो उसके बीच में रखूँगा। उसको पोल बोलते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखूँगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज फोकस पे बनी। जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, तो ये बियॉन्ड जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा, या फिर बियॉन्ड C या बियॉन्ड 2F भी बोल सकते हैं, तो जो इमेज बनेगी वो बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। तीसरा केस है जहाँ पर मैंने उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया, तो इमेज भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। चौथा केस लिया मैंने बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस रखा, तो अब यहाँ पर जो इमेज बनेगी, बस तुम देखते जाओ, सब याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अभी पांचवा है जहाँ पर मैंने एट फोकस रख दिया, तो याद करो, जब मैंने इमेज फोकस पे जब बन रही थी तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे होगी। कैसे, समझो। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C था तो इमेज F एंड C के बीच बन रही थी। अब जब इमेज, या फिर अब देखो, अगर आप ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड C बन रही है। कुछ पैटर्न आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। ठीक है, कुछ आप पैटर्न ऑब्जर्व कर, और जब C पे है तो C पे ही बन रही है इमेज। ठीक, अगर ऐसे भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे हम तुमको समझा देते हैं, रुको अभी। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझाते हैं, समझना। ये है कॉनकेव मिरर। ठीक, मैंने जब इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज कहाँ पर बनी, फोकस पे। ठीक, फोकस पे बनी। फिर मैंने बियॉन्ड C रखा, बियॉन्ड C, ये C है, बियॉन्ड C, तो कहाँ बन रही है, आप खुद बताओ। जब मैंने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज फोकस पे बन रही थी, अब मैंने उसको ला के बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कर दिया, यानी कि थोड़ा पास ले आया, तो इमेज जो पहले यहाँ बन रही थी, ठीक है, ध्यान से, इमेज जो पहले यहाँ बन रही थी ये फोकस पे, अब वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। ठीक, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। फिर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच ले आया ऑब्जेक्ट को, यानी और पास ले आया ऑब्जेक्ट के। ठीक है, इस प्रिंसिपल पॉइंट से, पोल से और मैं पास लाया तो और दूर इमेज जाएगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं और पास लाया, फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इस बार इमेज जो बनेगी कहीं जाके इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बन रही होगी। तो ये हैं 5 केसेस, यानी कि आप समझे कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ इमेज दूर जाती जा रही है। इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे, बियॉन्ड C तो बिटवीन F एंड C। ऑब्जेक्ट पास लाओ इमेज दूर जाती जा रही है, और इमेज उल्टी बन रही है। अगर आप देखो तो उल्टी इमेज का मतलब होता है क्या, उल्टी का मतलब होता है इन्वर्टेड, और जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो हमेशा रियल होती है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी उल्टी इमेज होती है वो हमेशा वास्तविक होती है, आभासी नहीं होती है, क्योंकि इमेज जो है मिरर के इसी साइड बन रही है तो वो रियल इमेज होगी। अगर उल्टा साइड बन रही होती तो वर्चुअल इमेज होती। ठीक, सारे केसेस ख़त्म नहीं हुए, एक एक्सेप्शन बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा था, पॉइंट साइज़ था, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट के बराबर नहीं था। ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो यहाँ पे, तो मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होगा दैट वुड बी हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पर मैं साइज़ वाला लिख देता हूँ, साइज़ हाईली डिमिनिश्ड।
यहाँ डिमिनिश्ड छोटा, यहाँ पर सेम साइज, यहाँ पर एनलार्ज थोड़ा बड़ा हुआ, और यहाँ पर हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, बहुत छोटा छोटा बराबर, बड़ा बहुत बड़ा, ठीक, यानी वो धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता जा रहा। और छठवां केस है बिटवीन फोकस और पोल जब रख देंगे तो ये एकमात्र केस है जहाँ पर, ये एकमात्र केस है, ध्यान से सुनना, जहाँ पर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही होगी। कैसी बन रही होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी एवं सीधी। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी ही होगी, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगी होगी। तो यहाँ पे पांचों केसेस में रियल इन्वर्टेड बन रही, बट एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है। यहाँ पर भी ये एनलार्ज्ड बनेगी और ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैंने क्यों इतना टाइम लेके आपको समझाया, अभी आपको समझ में आएगा क्यों मैंने इतना टाइम लेके समझाया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड आर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, कॉनकेव मिरर है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे नहीं, फोकस पे नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी इमेज, रियल और इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब पहले तो ये करो, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जो मैंने आपको टाइम इतना लगाया बताने में, ये कहाँ कहाँ पर आपको यूज़फुल होगा। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल है, बोरिंग लग सकता है लेकिन बहुत यूज़फुल है ये। चलो, तो इफ़ अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देन दिस डिफेक्ट इज कैन बी करेक्टेड यूजिंग। तो रुक जाओ, अभी 71 को मैं करवाऊंगा, पहले ये करो जरा, 71 भी मैं करवाऊंगा, पहले ये करो जरा, मैं ये पहले करवाना चाहता हूँ सारे, क्योंकि सब लिंक्ड है आपस में। करो इसको जरा, कर लिया। ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का हाइट का है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। इट इज़ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इट्स इमेज हैज़ अ हाइट ऑफ। तो यहाँ पर एक मिरर फार्मूला ध्यान रखना पहले तो, मिरर फार्मूला, ये मिरर फार्मूला बोलता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मिरर फार्मूला होता है ये, ठीक, क्लियर। तो हाइट से अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, रुक जाओ अभी। डिस्टेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो डिस्टेंस है ये, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है। हमेशा यू को नेगेटिव रखा जाता है, हमेशा यू को नेगेटिव रखा जाता है, क्योंकि हमेशा जो यू होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो यहाँ रखा जाता है। और ये आपको पता होगा कार्टेशियन सिस्टम में जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं हमारे ये, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ये नेगेटिव में रखा जाएगा, कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो फोकस कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है हमेशा, कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव होती है हमेशा, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। तो 1/v प्लस 1/u, यू नेगेटिव रखेंगे, यू है कितना, यू है आपका 18 सेंटीमीटर, तो मैंने माइनस का 18 रखा। 1/, फोकल लेंथ है कितनी, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 रख दिया। तो 1/v माइनस 1/18 इज इक्वल्स टू 1/10, 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/18। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या, एक सेकेंड, फोकल लेंथ नेगेटिव तो रखी नहीं, फोकल लेंथ तो नेगेटिव रखी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 1, ठीक है, इस तरह से आएगा, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर मैं 180 ले लेता हूँ एलसीएम, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 18 प्लस का 10 1/v, तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 8/180, और यहाँ पर जो v आएगा दैट वुड बी 180/8 माइनस का, और यहाँ से निकल के आएगा 94 45 2, दैट इज़ माइनस का 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 22.5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, माइनस 22.5 सेंटीमीटर का मतलब है कि इमेज भी यहीं बन रही है। तो अगर इमेज सेम तरफ पे बन जाती है मिरर के, तो उसको हम रियल इमेज बोलते हैं, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो ये दो कट गए आपके,
ठीक। अब हाइट मोर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी, तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बोलते हैं, जो होता है -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब -v, तो v कितना है 22.5 है, माइनस का 22.5 है, ठीक है, माइनस यहाँ लगा दिया। u कितना है, u है -18। वैसे तो अभी यहाँ को बताऊँगा कैसे तुरंत किया जा सकता है, लेकिन पहले इसको करते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कितनी है, तो इमेज निकालनी ऑब्जेक्ट की 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का कितना आएगा 22.5 और 18, तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा ही होगा यार, ठीक, मोर देन 1 सेंटीमीटर। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस में खड़ा हुआ है ये, यानी कि ये इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। और वैसे भी आप निकाल सकते थे, क्यों, कॉनकेव मिरर पे है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, रखा 18 सेंटीमीटर पे हुआ है, फोकल लेंथ अगर 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगा, यानी कि ये 18 पे रखा हुआ है 10 और 20 के बीच में, यानी कि फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है कॉनकेव मिरर पे तो वो बड़े साइज का बनता है, तो इसमें हमें ऐसा ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, बड़े साइज का बनता है और रियल इन्वर्टेड बनता है, तो ये भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो बस मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया, नहीं तो सिंपल इसको उड़ाना था, ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर, क्योंकि आपको ये रटा हुआ होना चाहिए जो मैंने आपको रटवाया भी, कि भाई कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, तो ये वो वाला केस है जहाँ पर एनलार्ज्ड बन रहा है, तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, ये 2 ऑप्शन गए, ठीक। अब कॉनकेव मिरर में हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है जब तक कि पोल और फोकस के बीच में रखा हो, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच रखा है तो इन्वर्टेड ही बनेगा, सिंपल। तो ऑप्शन नंबर ए टिक करके आपको आगे बढ़ना था इसमें। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए ट्रू होल्ड करते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं, कि एंगल ऑफ, ये मतलब जो इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्शन हो गया क्योंकि, और नॉर्मल, तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे, पहला नियम है, और दूसरा नियम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। तो ये तीनों के लिए ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। अभी पहले ये वाले क्वेश्चन करिए, फिर वो जो लास्ट के जो छोड़े हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, हाँ स्किप हो गया, पता है मुझे, पता है स्किप हो गया, अभी वो करवाएंगे, पहले ये मिरर और लेंस वाले करवाने आपको। अब बताओ, अब ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस, बस खत्म हो गया मामला आपका यहीं पे। कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस ये होता है जो बीच में मोटा होता है, किनारों में पतला होता है। कॉनकेव लेंस क्या होता है, जो किनारों में मोटा होता है, बीच में पतला होता है। क्लियर, अब बात समझ में आ गई है। बस अंतर इतना होता है कि मिरर के केस में हम बोलते हैं क्या, कि अगर मिरर के साइड में ही बन रहा होगा इमेज तो उसको रियल बोलते हैं, लेकिन लेंस के केस में जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर इमेज यहाँ बनेगी तब उसको बोलते हैं रियल। और ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, बाकी सब बराबर होगा। और एक चीज़ अलग होगी, यहाँ पर जो लेंस फॉर्मूला होता है, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है, मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/v + 1/u बोलता है, लेकिन लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u बोलता है। बस कुछ चेंजेस हैं, बाकी सब कुछ सेम है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ जो होता है, मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। और जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है मिरर के केस में -v/u था, यहाँ पॉजिटिव का v/u होगा, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी ना। अभी मैंने बताया कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस, तो रखा कहाँ पे हुआ, 2f1 पे। 2f का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी कि इमेज जो बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में जो चीज़ पड़ी थी वही यहाँ लगा देनी कॉन्वेक्स लेंस में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का बनता है और रियल और इन्वर्टेड होगा भाई। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड सेम साइज। ठीक है, रियल डिमिनिश नहीं होगा। ठीक है, रियल और
an object is placed on the principal axis of a corner at a point, अच्छा ठीक है, 2f1 पे नहीं रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f रखा हुआ है, बियॉन्ड कर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बियॉन्ड में तो एनलार्ज बन जाएगा, वही मैं सोचूं सेम साइज का क्यों नहीं है, तो रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज, खत्म हो गया, ठीक है। अब ये एक और कर दो, फिर बाकी के वो पीछे वाले क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस, बताओ जल्दी से करो। तो आप यहाँ पे देखो फोकल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, रखा कहाँ है 6 सेंटीमीटर पे, ये 12 है, रखा कहाँ है 6 पे, यानी फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में तो रखा हुआ है ये, क्योंकि फोकल से आधी दूरी पे रखा हुआ है। तो इमेज कैसी बनती है, ये लास्ट वाला केस था, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है और एनलार्ज्ड बनती है, बड़ी बनती है, यानी 6 से तो बड़ी होगी, ये तो छोटा है, करना नहीं होता है, ठीक है। फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला तो कहीं कहीं पे लगाना पड़ता है, ठीक है, फॉर्मूला आपको कहीं कहीं पे लगाना पड़ेगा, बाकी तो एक सेकेंड, ठीक, वर्चुअल इरेक्ट, ध्यान रखना, वर्चुअल इरेक्ट और बड़े साइज की बनेगी, तो एक सेकेंड, अच्छा इमेज पूछ रहा है कितने डिस्टेंस पे बनेगी, ओके, इमेज की पूछ रहा है हमें डिस्टेंस, तो भाई 2 ऑप्शन तो ये नहीं होंगे फॉर श्योर, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, 1/v, ठीक, प्लस 1/u, अब प्लस मैंने आपको बताया u नेगेटिव रखना होता है, तो u अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1/6 इज इक्वल टू 1/f, कॉनकेव है तो माइनस का 1/12, सिंपल, तो 1/v इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/12, तो 12 एलसीएम आएगा, 2 माइनस 1 ऊपर आएगा, तो v कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा 12 ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर, यहाँ पर डी ही होगा इसका, क्लियर है। (76) सर चेक करो 76 में क्या दिक्कत है। एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एट अ पॉइंट बियॉन्ड टू इट्स इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड diminished. ओके, सॉरी, रियल एंड डिमिनिश्ड बनेगी, रियली सॉरी, ठीक है, रियल एंड डिमिनिश्ड बनेगी, बियॉन्ड 2f का पॉइंट है, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग, ठीक है, बियॉन्ड 2f का पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे जब बियॉन्ड 2f1 रखा होता है तो कहाँ पर बनता है हमारा इमेज, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के पीछे बनता है और छोटा बनता है, यहाँ सेम साइज हो जाएगा, फिर एनलार्ज होना शुरू होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए होगा, रियल एंड डिमिनिश्ड, यस, ठीक है, इसका डी हो जाएगा। एक अब आई थिंक ख़त्म हो गए, ठीक है, चलो तो पुराने वाले क्वेश्चन करते जो छोड़ के आए थे हम। पहला वाला क्वेश्चन करो, इफ़ अ पर्सन कैन, अच्छा लगे हाथ, यहाँ पर कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस भी पता होना चाहिए। तो कॉनकेव को कहाँ पर यूज़ करेंगे, कॉनकेव को यूज़ करना होता है जहाँ पर हमें चीज़ों को एनलार्ज करके देखना होता है, जैसे कि जो डेंटिस्ट यूज़ करेगा, ठीक है, शेविंग मिरर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पर करते हैं, या इसका यूज़ सोलर ब्लास्ट फर्नेस में भी किया जाता है, सोलर ब्लास्ट फर्नेस में भी किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर जहाँ चीज़ों को छोटा करके हमें देखना होता है, डिमिनिश्ड करके देखना होता है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम यूज़ करते हैं रियर व्यू, यानी पीछे देखने के लिए जो व्हीकल में यूज़ किया जाता है, प्लस एटीएम वगैरह में, ठीक है, रेलवे वगैरह में, मेट्रो वगैरह में जो सिक्योरिटी मिरर के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, क्लियर है। अगला बताओ,
हाँ भाई वो सही करवा दिया मैंने, ठीक है, वो डिमिनिश्ड ही होगा। चलो, और कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन 2 ही पढ़ने होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमें 2 ही इमेज फॉर्मेशन पढ़ने होते हैं। एक तो होता है जब एट इन्फिनिटी रखते हैं, और दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी और पोल में कहीं भी रखते हैं। ध्यान रखना दोनों केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है विच विल बी इक्वल टू कॉनकेव लेंस, वो कभी रियल इन्वर्टेड इमेज बना ही नहीं सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा दे दे कि ये कोई एक मिरर है और रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, तो इसका मतलब है वो कॉन्वेक्स तो हो ही नहीं सकता किसी हाल में, ठीक। प्लस ये कभी भी बड़ी इमेज नहीं बना सकते हैं। इस केस में होगी हाईली डिमिनिश्ड और इस केस में होगी डिमिनिश्ड। सेम साइज की भी नहीं बना सकते हैं। ये इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर का। सिर्फ 2 ही केस पढ़ने होते हैं इसमें हमें। तो इस इन्फिनिटी के केस में वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के केस में, ठीक है, डिमिनिश्ड होगी। तो इसका अगर बात करें 71, इफ अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, देन दिस आई डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग। तो अगर हम थोड़ा सा अपनी ह्यूमन आई के बारे में समझें, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखने को मिलेगा ये जो आप देख पा रहे हैं दैट इज़ कॉर्निया। कॉर्निया जो है आई डोनेशन में एक तो यूज़ होता है, प्लस जो हमारी रे ऑफ लाइट आती है उसका रिफ्रैक्शन भी यहीं पर होता है, रिफ्रैक्शन भी कॉर्निया पे ही होगा। देन उसके आगे थोड़ा सा अगर बढ़ेंगे तो ये हमें डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है कौन? आइरिस। आइरिस ही आई को कलर देता है, तो ब्लू आइज और ये सब ब्राउन आइज सब आइरिस की वजह से होती हैं, ठीक। ये आइरिस क्या करता है, ये व्हाट इज़ दी वर्क ऑफ दिस आइरिस? तो आइरिस का जो मेन काम होता है वो होता है कि पिपल के साइज़ को कंट्रोल करना, पिपल के साइज़ को कंट्रोल करना, ठीक है। पिपल क्या करता है? ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, कि आँख में कितनी लाइट जाएगी कितनी नहीं जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी डार्क रूम में चले जाएं तो हमारी आईज़ का जो पिपल है वो डायलेट हो जाएगा, खुल जाएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे। जब हम बहुत ही रोशनी वाली जगह में चले जाएं तो वो हमारा पिपल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो आइरिस पिपल को कंट्रोल करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। देन आते हैं ये लेंस होता है, क्रिस्टलिन लेंस होता है। इसी में अगर मिल्की क्लाउडी स्ट्रक्चर जम जाता है, ठीक है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जम जाता है तो उसी को कैटरेक्ट या मोतियाबिंद बोला जाता है। तो मिल्की नेचर का हो जाता है ये लेंस, दिखता नहीं ढंग से, ठीक है, कैटरेक्ट मोतियाबिंद। इसको कंट्रोल कर रही होती हैं सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या कर रही होती हैं? ये पावर ऑफ एकोमोडेशन में हेल्प करती हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या चीज़ होती है? तो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है कि भाई हमारा जो लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हमें दूर का देखना है तो उस हिसाब से चेंज करेगा, पास का देखना है तो उस हिसाब से वो लेंस मोटा हो जाता है, दूर देखना है तो लेंस पतला हो जाता है अपने हिसाब से। क्लियर रहती चीज़। तो सीलियर इसी वजह से बोला जाता है कि भाई हमें टाइम टाइम पे दूर देखते रहना चाहिए थोड़ा सा, अगर हम फ़ोन स्क्रीन पे देख रहे हैं लैपटॉप पे, सो दैट कि हमारा जो आई का जो लेंस है वो एक ही एकदम स्ट्रक्चर में ना आ जाए, नहीं तो रिजिड हो जाएगा वैसे हुआ और फिर हमारा जो क्या है चश्मा लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब काम हमने समझ लिए कौन क्या कर रहा है। देन इसके बाद आईज जो यहाँ से रे ऑफ लाइट जो आएंगी और उनको रिफ्रैक्ट करके यहाँ रेटिना पे उसको फोकस करने का काम होता है इसी लेंस का। ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है बताओ? तो रेटिना पे क्या हो रहा है? रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। कोन सेल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और रॉड सेल्स ब्लैक एंड वाइट देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एक ऐसा पॉइंट रेटिना पे जहाँ पर इमेज नहीं बनती है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये यूजुअली वो स्पॉट होता है जहाँ पर ये जैसे जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स जो होती हैं, ऑप्टिक फाइबर जो नर्व्स होती हैं वो आके यहाँ पर मिलती हैं। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं? ऑप्टिक नर्व्स ही इस इमेज को पास ऑन करती हैं ब्रेन के पास तक। आँख देखती नहीं है, आँख सिर्फ पिक्चर क्लिक करती है, ब्रेन देखता है, तो ब्रेन तक ये इमेज लेके जाती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं ग्लोकोमा और ट्रैकोमा जैसी डिजीज़ में। कैटरेक्ट का लेना देना इससे है, ठीक है। और ग्लोकोमा और ट्रैकोमा में होता क्या है? हमारी आँखों का जो फ्लूइड प्रेशर है, जो आँखों का प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर है, वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि हम इंट्राक्युलर प्रेशर बोलते हैं, IOP इंट्राक्युलर प्रेशर, जिसको कि टोनोमीटर से मेजर किया जाता है।
तो ये जब ऑप्टिक नर्व्स डैमेज हो जाती हैं तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाता है और वो इरिवर्सिबल नेचर का ब्लाइंडनेस होता है। ग्लोकोमा यूजुअली जेनेटिक होता है, हेरिडिटरी नेचर का होता है। ट्रैकोमा जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। रिसेंटली ईरान को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया गया था अभी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अब हो क्या रहा है कि ये पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स, दूर के तो देख पा रहा है, फार ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ऐसे केस में क्या होता है, जो लेंस होता है हमारा, जो इमेज फॉर्मेशन कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, वो काफ़ी दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, वो दूर कर रहा है, ठीक है। यानी इसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। ये कैसा नेचर का लेंस है, ये कॉन्वर्जिंग नेचर का लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स उत्तल लेंस है जिसका नेचर कॉन्वर्जिंग होता है, रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। तो ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, दूर में जा रही है कन्वर्ज होने, तो इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि सेम नेचर का लेंस यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस जहाँ पर दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है। अब बताने की ज़रूरत होनी ना चाहिए कि मायोपिया में जस्ट उल्टा हो जाएगा। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में जैसे आई लेंस है और ये रेटिना है, तो इमेज फॉर्मेशन रेटिना से पहले ही हो जाता है मायोपिया में, यानी कि पावर बहुत बढ़ चुका है, मोटा गया है ये, तो डाइवर्जिंग नेचर का लेंस यूज़ करना पड़ेगा मायोपिया में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हाँ ठीक है, समझ तो गए हो आप। बताओ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज रिलेटेड टू द फिनोमिना ऑफ, तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, जो तारे टिमटिमाते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही है, भौकाली, अर्नब, नोबडी, पूनम देवी, सबका सही है। चलो, तो लाइक वाइक यार नहीं करते तुम लोग ना, क्यों। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है आपका रिफ्रैक्शन की वजह से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन वहाँ आएगा जहाँ पर देयर इज़ अ चेंज इन पोजीशन। लकड़ी डाल दी पानी में, क्यों उठी हुई प्रतीत हो रही है, सिक्का डाल दिया पानी में, क्यों उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, तो चेंज इन पोजीशन में रिफ्रैक्शन ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर पूछ ले कि जो हमारा सूरज होता है, जो सन होता है, वो क्यों 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है सनराइज़ के, क्यों वो सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, तो जो 2 मिनट वाला कॉन्सेप्ट है, सनराइज़ के 2 मिनट पहले, सनसेट के 2 मिनट बाद तक, वहाँ पर रिफ्रैक्शन ही काम आता है, वहाँ पर रिफ्रैक्शन ही रोल प्ले करता है, ठीक। लेकिन अगर हम बात कर लें रेडिश कलर ऑफ सन की, तो वहाँ पर कौन सा आता है, ठीक है, रेडिश कलर ऑफ सन हो गया और ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गया, ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों केसेस में स्कैटरिंग रोल में आएंगे, प्रकीर्णन, ठीक है, क्योंकि ब्लू जो लाइट होती है वो स्कैटर करती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है। रेडिश जो कलर होता है, क्योंकि रेडिश कलर ऑफ सन कब, सनराइज और सनसेट के टाइम पे, क्योंकि उस हॉराइजन से बहुत दूर होता है, तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो वो तो आ जाती है, बाकी सब स्कैटर हो जाती हैं, प्रकीर्णन हो जाता है उनका, ठीक है। ये चीज़ हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए। अच्छा, रेनबो के पीछे क्या होता है, रेनबो में आपसे पूछता है क्या होता है, तो रेनबो में क्या होता है, जैसे कि रेन ड्रॉप है, पहली बात तो रेनबो जो होता है सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है, सन के ऑपोजिट बनता है, हमेशा ऑपोजिट ही बनेगा सन के, ये हमें बात समझ में आ गई। देन होता ये कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा पहले, देन यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, देन यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक रेनबो में 2 रिफ्रैक्शन होते हैं और 1 रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, 2 रिफ्रैक्शन और 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एक रेनबो में। और ये जो होता है ये डिस्पर्जन इसको बोलते हैं, ठीक है, डिस्पर्जन होता है जहाँ पर 7 रंगों में ये हमारी जो सनलाइट है ये बिखर जाती है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में कितनी होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, साउंड की स्पीड बताओ वैक्यूम में कितनी होती है, ठीक है, तो साउंड की स्पीड एयर में ध्यान रखना है कि 343 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 1480, स्टील में बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्टील से ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है, ध्यान रखना, स्टील से ज़्यादा एल्युमिनियम में होती है, ग्लास में, ठीक है, मतलब जो जितना सॉलिड होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि हमने पता था कि सॉलिड में ज़्यादा स्पीड होती है देन लिक्विड देन गैस, ठीक है। सर जी थोड़ा ब्रेक है, ब्रेक है, रुक जाओ यार, अभी 2 घंटे में नहीं हुआ, ब्रेक है। डायमंड 12,000, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो साउंड की स्पीड कितनी होती है, 343। इतना मार खाओगे ना, इतना मार खाओगे ना, सच बता रहे हैं, उठा के फिर हैं, साउंड में 340, साउंड की स्पीड वैक्यूम में 343 होती है,
ज़ीरो होती है, चल पाता है वो वहाँ पे, बस लिख दो बस। सर राम राम सर, 10 में भी आप मिल जाते तो स्कूल के बाहर अपना भी फ़ोटो आता। अच्छा चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सब कर चुके थे, ये यहाँ पे आना है, फॉल्स रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा गलत है आप कर सकते हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दोनों लॉज आपको पढ़ाए थे रिफ्रैक्शन के, और जो दूसरे लॉ को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं ना। The incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface all lie in same plane. When light travel from air to a medium with velocity v, then refractive index of the medium can be written as mu is equals to c upon v। बिल्कुल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है स्पीड ऑफ जो लाइट है एयर या वैक्यूम में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सही है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर में, तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। नो, अभी बताया था उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है। और रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। 17, और ये देख लो आप, ठीक है, जो भी मैंने आपको लिखवाए भी थे वही पूरा चार्ट लगा हुआ है, देख लो एक बार आप। ठीक है, यहीं से पूछेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये अभी देख चुके हैं यार। ठीक है, कि बताओ जल्दी से। ब्रेक भाई आज नहीं मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मात्र 100 क्वेश्चन है, तो फिर ब्रेक वेक का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चन के लिए तुम ब्रेक देंगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, खाना वाना खाना आराम से। चलो, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, n2 अपॉन n1, ये क्या बोल रहा है, n1 अपॉन n2, तो n1 अपॉन n2 साइन r अपॉन साइन आई हो जाएगा, साइन r अपॉन साइन आई, साइन r अपॉन साइन आई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन फर्स्ट वाले का बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस यानी ये लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होती है, बिल्कुल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की तरह ये भी इमेजिनरी होती है। प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस पोल से पास होती है, पॉइंट को पोल बोलते हैं, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ कर्व्ड मिरर इज कर्व्ड है कर्व्ड मिरर के लिए कर्व थोड़ी ना होगी वो। ठीक है, तो 1 and 2 आर करेक्ट, डी। लाइन ज्वाइनिंग द टू फोकाई ऑफ अ लेंस आर कॉल्ड एज, तो भाई क्या बोलते हैं, अभी पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी। तो हमने मैकेनिकल वेव्स के बारे में पढ़ा, लाइट वेव और साउंड वेव है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अल्फा, ऑडिबल, एक्सरे या बीटा रेज, देखो तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ पर सवाल इस तरह से बनता है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी में लगाओ। ठीक है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, एंड दैट इज़, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, रिच, ठीक है, मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। रिच रेडियो वेव्स, एम माइक्रोवेव्स, आई इंफ्रारेड विजिबल लाइट, यू अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। तो रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स, ये है ऑर्डर डिक्रीजिंग वेवलेंथ का। ठीक है, दिस ऑर्डर ऑफ इज ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ डिक्रीज करती है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है और एनर्जी भी इंक्रीज करती है, इंक्रीजिंग एनर्जी, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन, ये ऑर्डर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वैसा कुछ तो क्वेश्चन नहीं था, बस पहचानना ही था। तो एक्स रेज, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, विलियम रॉन्टिजन ने करी थी। अच्छा ठीक है, ये बताओ इंफ्रारेड वेव्स की डिस्कवरी किसने करी थी, हु डिस्कवर्ड इंफ्रारेड वेव्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स, ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कलर्स विच कलर डेविएटेड द लीस्ट। सबसे लीस्ट डेविएशन किसका होगा, ये आपसे पूछ रहा है।
इंफ्रारेड वेव्स किसने डिस्कवर करी थी? ये करी थी विलियम हर्शल ने, ठीक है, विलियम हर्शल ने, ठीक है। विजिबल लाइट की डिस्कवरी किसने करी थी? आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, आइजैक न्यूटन ने। क्लियर? और अगर अल्ट्रावायलेट रेस का ही पूछ ले तो विल्हेम रिटर ने, विल्हेम रिटर। और बाकी एक्सरे का तो मैंने बता ही दिया आपको। इन तीन का ध्यान रखना, विलियम हर्शल, ठीक है, और आइजैक न्यूटन और विल्हेम रिटर, ठीक। क्लियर? आगे बढ़ें। चलो, तो डेविएट सबसे कम कौन सी होगी? तो जब वाइट लाइट को पास करते हैं एक प्रिज्म से, वो 7 रंगों में बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि हर लाइट के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यहाँ पर, तो अलग अलग स्पीड होगी, अलग अलग बेंडिंग होगी। इस वजह से यहाँ पर ये सातों की सात अलग हो जाएंगी। तो वाइट लाइट इज़ कम्पोज ऑफ 7 डिफरेंट कलर। जब प्रिज्म में डालते हैं और ये उल्टा प्रिज्म रख देंगे तो ये फिर से वाइट लाइट के तौर पे निकलेंगी। तो यहाँ पर ये विबग्योर के तौर पे आई थिंक आपको सबको पता होगा, ये विबग्योर हम याद रखते हैं, विबग्योर, ठीक है। तो ये इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तरंग दैर्ध्य और इसकी सबसे कम होती है, यानी कि ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे कम डेविएशन किसका होगा? तो विबग्योर, ठीक है। तो येलो देख लो आप, येलो ऑरेंज रेड, रेड था नहीं, ऑरेंज था नहीं, तो येलो मारेंगे फिर। नियर साइटेडनेस, नियर पास का दिखता है। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है पास का दिखता है। मायोपियम पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। कैसे सही करते हैं इसको? कॉस किस लेंस से? जल्दी बताओ किस लेंस से सही करेंगे इसको? कॉनकेव से, ठीक। और एक होता है आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये होता है प्रेस बायोपिया। कैटरेक्ट तो सर्जरी होती है इसकी, ठीक है। प्रेस बायोपिया कैसे सही होता है? बाईफोकल लेंस से। बाईफोकल लेंस में क्या होता है? बाईफोकल लेंस में ये नीचे वाला जो होता है ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव, क्योंकि पास का देखना है तो कॉनकेव, सॉरी पास का देखना है भैया, ठीक है, तो कॉन्वेक्स होगा। दूर का देखना है तो कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स ही होगी, ठीक है। ये कॉन्वेक्स होगा क्योंकि पास का देखना है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया के केस में पास का नहीं दिखता है तो वहाँ कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं, और मायोपिया के केस में दूर का नहीं दिखता है तो वहाँ कॉनकेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। 85 पे आते हैं, 85 वाले सवाल पे आते हैं। जल्दी बताओ 85 वाला सवाल। विजेंद्र अकेडमी 40 रुपये, अच्छा। हाँ, प्रेस बायोपिया जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे लेंस की पावर अकोमोडेशन धीरे धीरे जाने लगती है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जाने लगती है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी जाने लगती है, ठीक है। अच्छा, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? लीस्ट डिस्टेंस फॉर अ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टिंक्ट विजन के लिए कितना होता है? कितना होता है? ये होता है, क्या हो गया भाई, 40 रुपये का सुपर चैट। हाँ, LED दैट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड, CFL यानी कि कॉम्पेसेंट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, ठीक है। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प और ये जो लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं इनमें ऑर्डिनरी बल्ब आर एंड सिफल्स आर रिप्लेसिंग ऑर्डिनरी बल्ब फॉर इल्यूमिनेशन ड्यू टू, किस लिए? एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर इज दिस, तो इमेज कैसी होगी? बड़ा आसान सवाल है, आप बता सकते हो आप। हो प्लस है मतलब कि इमेज ऐसी होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगी। ऐसी है मतलब इरेक्ट है, सीधी है, सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, वर्चुअल इरेक्ट। बड़ी की छोटी है, एक से छोटी है, ध्यान रखना। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड है, और अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 है, सेम साइज की है, और अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो ये एनलार्ज्ड होगी। क्लियर है? तो ये लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड होगी। साइन जो बताता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमें बताता है कि वो वर्चुअल इरेक्ट है, रियल इन्वर्टेड है, और इसका जो नंबर है, जो वैल्यू है, वो हमें बताएगा कि हमारे लैपटॉप की बैटरी कम हो गई है। रुक जाओ जरा, ठीक है। तो नंबर हमें ये चीज़ बताएगी
कि वो कैसा क्या है, ठीक है। अगर लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड, ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड। जब तुम 3D मूवी देखने आते हो तो तुम्हें पोलराइज्ड ये ग्लासेस दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? अच्छा, कितने लोगों ने 3D मूवी देखी है यहाँ पर? मैंने नहीं देखी है आज तक, ठीक है, मैंने नहीं देखी है। तो वाइल वॉचिंग 3D मूवीज़ इन द थिएटर वी हैव टू वेयर स्पेशल ग्लासेस बिकॉज जो दोनों अलग अलग लेंसेज होते हैं, ठीक है, चश्मों में वो अलग अलग इमेज बनाते हैं, ठीक है। ग्लासेज अलाउ आर लेफ्ट एंड राइट आइज टू सी डिफरेंट इमेजेस, ऑप्शन नंबर ए। और वो हमें 3D का विजन देते हैं। मैंने स्कूल में देखा है। अच्छा, मैंने देखी लैपटॉप विजन, मुझे क्यों तोड़ा। 88 आज तक मूवी देखने ही नहीं है, कौन जाए। अच्छा, मैंने भी नहीं देखी अभी तक। अ लेंस हैविंग पावर 8D इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर लेंस ऑफ हैविंग पावर -4D, द लेंस कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज अ। तो पावर क्या होता है? पावर जो होता है दोनों का कंबाइंड होता है, P1 + P2, ठीक है, P1 + P2। तो P कितना है कंबाइंड पावर? तो 8 है, उसका -4 है, तो कितना हो जाएगा? 4 डायोप्टर हो जाएगा। अब पावर होता क्या है सर? तो 1/4 फोकल लेंथ होता है सर, वो मीटर में होता है सर, तभी पावर जो होता है डायोप्टर में आता है सर, ठीक है। तो ये पावर जो है 1/4 फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ 1/4 पावर होगा, यानी 1/4D। समझ में आता है आपको? नहीं समझ में आता है? अगर पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ 1/4 पावर होगा, और पावर तो 1/4 है, पावर तो 4 है, तो 0.25 मीटर। लेकिन हमें तो सेंटीमीटर में दिया है, तो 100 से गुणा कर दो तो 25 सेंटीमीटर। और कैसा लेंस है? पॉजिटिव में इसकी फोकल लेंथ, देखो जरा, पॉजिटिव में आ रही है फोकल लेंथ, पावर भी तो पॉजिटिव में, और अगर पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स वेक्स का होता है। कॉन्वेक्स लेंस होगा और फोकल लेंथ 25 होगी। ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कॉनकेव मिरर, लेकिन कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। तो कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए हमें याद करना होता है कि चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। कॉनकेव या लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। इलेक्ट्रिसिटी इज इंटीग्रल टू मॉडर्न लाइफ इन न्यूमरस वेज। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर द मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट? तो आरपीएफ 2025। तो इलेक्ट्रिक करंट वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, एम्पियर करंट। टेस्ला, व्हाट इज टेस्ला? इलॉन मस्क की गाड़ी है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी जो होती है उसको मेजर करते हैं टेस्ला में। कूलॉम होता है चार्ज की यूनिट, किसकी? चार्ज की। 90। 3 रेजिस्टर्स हैं 5 ओम के, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एंड अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द 2 एंड और द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो यार बड़ा आसान है, यहाँ पर हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर, इसको क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ कब दिया गया था जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स हैं 5 ओम के, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। सीरीज़ में जब कनेक्शन होता है तो क्या होता है? जब कनेक्शन होता है सीरीज़ में तो हम जो नेट या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलता है वो बस सबको जोड़ देना होता है, कुछ नहीं करना होता है। पैरेलल यानी कि समानांतर में क्या करना होता है? और यहाँ पर ध्यान रखना है, करंट सेम ड्रॉ करता है। हर रेजिस्टर करंट सेम ड्रॉ करता है, यानी हर पूरे सर्किट में सेम करंट दौड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? आर इफेक्टिव जो निकल के आएगा वो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, ठीक। क्लियर थी चीज़? तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकलता है। यहाँ के केस में पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, करंट डिफरेंट होगा। एंड जो हमारे घर में रेजिस्टर, जो अप्लाइंसेस कनेक्ट किए जाते हैं, हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल तरीके से होती है, समानांतर तरीके से होती है, ताकि अगर एक दिक्कत आए एक में तो सब में दिक्कत ना आए। सब में, एक में करंट दौड़ना बंद हुआ तो सब में दौड़ना बंद ना हो जाए, ठीक है। ओम्स लॉ 1827 में दिया गया था, 1827 में ना। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो आर नेट कितना आ जाएगा बताओ? आर इफेक्टिव आर नेट कुछ भी बोलो, तो 5 + 5 + 5 यानी कि 15 ओम आ गया। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो 10 वोल्ट करंट निकालना है 15, दैट मीन्स कि करंट इज इक्वल टू 10/15, तो 2/3, तो 0.67 एम्पियर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक।
और इसको मेजर किससे करते हैं, मेजर करते हैं एमीटर से या फिर गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। अंतर ये होता है गैल्वेनोमीटर कि अमीटर सिर्फ हमें करंट के मैग्नीट्यूड की रीडिंग बताता है, और गैल्वेनोमीटर जो होता है करंट के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका हमें डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। तो इसका यूज़ तब करते हैं जब बहुत छोटा मैग्नीट्यूड का करंट होता है, इसका यूज़ तब करते हैं जब बड़े मैग्नीट्यूड का करंट होता है तब। What aspect of electromagnetism is described by Ampere's circuital law? RPF 2025। तो जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है, इससे कौन सा पहलू का वर्णन किया जाता है? कोई यहीं पे मेरा पथरी का इलाज कर दो। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। यस, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। और बैटरी का काम क्या होता है एक सर्किट में? बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, विभवांतर जनरेट करना। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन आइसोलेटेड रीजन ऑफ स्पेस ना। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक अराउंड अ क्लोज लूप एंड इलेक्ट्रिक सर्किट पासिंग थ्रू द लूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो जो एम्पियर्स लॉ होता है वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। कंडक्टिंग वायर है और हमें पता है कि कंडक्टिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं वो सर्कुलर होती हैं, जिसको कि हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। थंब को पॉइंट करते हैं करंट के डायरेक्शन में, और जब हम फिंगर्स को फोल्ड करते हैं तो वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड करंट का कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब होता क्या, मान लो कि यहाँ पर मैं एक सेम इस तरह से कंडक्टिंग वो रख दूँ, ठीक है, वायर, और सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा दूँ, तो ये आपस में क्या करेंगे बताओ? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? कमेंट करके जल्दी बताओ, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट या फिर रिपेल, अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो। विच टू फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड बाय द ओम्स लॉ? कौन सी दो हैं जो ओम्स लॉ से संबंधित हैं? तो अभी हमने देखा था V = IR। तो एक्चुअल में ओम्स लॉ बोलता है BPSCL कंप्यूटर कौन से टीचर पढ़ूँ? कंप्यूटर के लिए पढ़ सकते हो आप, मतलब अमन सर के भी लेक्चर पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये XP, हाँ वही, अच्छा यही कोई पूछ रहा था, ये क्या है XP? ये कुछ लोगों के यूज़र नेम में ताज बन के आ रहा है, ये क्या है? ये कुछ लोगों के उसमें कम्युनिटी लीडर बॉडी है, क्या चीज़ है? किसी को पता है क्या? 150 XP, 250 XP, क्या है, क्या XP है? व्हाट इज़ दिस? पहले नंबर पे गुना है, दूसरे नंबर पे KKSH हैं, सुप्रिया मोपिडी हैं, नंदिनी शुक्ला हैं, नरेश हैं, क्या है क्या ये चीज़? तो V डायरेक्टली क्वेश्चन होता I। आमन सर का वन शॉट देख लो। तो यहाँ से एक V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है ना, इस तरह से बनता है आपका, ठीक है, क्लियर है। और V = IR, R कांस्टेंट होता है। तो वोल्टेज एंड करंट, सी कमेंट पे पॉइंट, जो ज़्यादा कमेंट करता है उसको ज़्यादा पॉइंट। अच्छा, जितना कमेंट उतना उसका XP। अच्छा, ऐसा है क्या? ओके, पैसा नहीं जा रहा है गधे, वो पैसा नहीं होता है, आई थिंक वो होता है कि कौन कमेंट ज़्यादा कर रहा है, आई थिंक, है ना, उसका होता है कमेंटी। जो जितना टाइम वॉचिंग करता है वो है XP। अच्छा, चलो, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो यहाँ पर ये रिपेल करेंगे, ठीक है, दे विल रिपेल ईच अदर, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो अट्रैक्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जेम्स P. जूल ने डिस्कवर किया था, जेम्स जूल ने। एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ रेजिस्टेंस 110 ओम और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने डिस्कवर किया था? ये डिस्कवर किया था हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने, ठीक है। कब? 1820 में, 1820, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 94, एन इलेक्ट्रिक फैन ऑफ रेजिस्टेंस इतना R 110 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, हाउ मच करंट फ्लो थ्रू द फैन? तो यार सिंपल, V = IR यूज़ करेंगे, V = IR, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा।
चलो 95, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स व्हेन 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। 1 ओम, ठीक है, 1/R इफेक्टिव क्या होता है, 1/R1 + 1/R2। वैसे तो आराम से वैसे भी हो सकता है, अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो 2 LCM आ गया, 2 + 1 3/2, ठीक। वैसे अगर इस तरह से 2 आपके हों तो आप R1 + R2 अपॉन R1 R2 कर दिया करो। जब भी 2 रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को जोड़ के और नीचे उनको दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/2 ही आएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कितना आएगा, 3/2, 3/2, 3/2। एक सेकेंड, उल्टा 2/3 आएगा, ठीक है। 2/3 आएगा भैया, 2/3, ठीक है, 2/3। ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1/R इफेक्टिव है। तो R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2। ये 1/R इफेक्टिव था ना, तो ये 1/R इफेक्टिव था, तो 2/3 होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो R1 R2 दोनों को मल्टीप्लाई करके अपॉन में दोनों को जोड़ दिया, वहाँ से आपका अगर 2 रजिस्टर्स दिए हुए पैरेलल में तो तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर गिवन इन द सर्किट कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर्स इन द गिवन सर्किट। बताओ सर्किट कैसा है, ऑपोजिट एसिस। 68 का बी होगा ना, अब रुक जाओ, 68 लास्ट में बताना, ठीक है। जब निकल जाते हैं इतना दूर तब तुम लोगों को याद आता है 68 का, आखिरी में याद दिलाना है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा भाई, 4 ओम रजिस्टर में, 4 ओम और 6 ओम कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो कितना होगा, 10 ओम होगा। V = IR, V कितना है, 5 है, तो I कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। ये 5 क्या है, वोल्ट, सॉरी क्या लिख दिया भैया, V = I × R। V है 5, टोटल रेजिस्टेंस है 10, तो ये कर दिया 10। करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 5/10, दैट मीन्स 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा दोनों में, क्योंकि दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है और सीरीज़ में करंट सेम होता है। तो पूछ रहा है 4 ओम में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, तो V = I × R, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होता है, सीरीज़ में तो करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ पर I है आपका 0.5 और रेजिस्टेंस है 4, तो 4 × 5 = 20 एंड 2.0 दैट इज 2 वोल्ट आएगा, ठीक है, 2 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ अ 10 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज R ओम, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। तो रेजिस्टेंस अगर आपको पता है कि किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है कि कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को हम करंट बोलते हैं। तो वैसे तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है हमेशा, फ्लो ऑफ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, फ्लो होता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। खैर, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि लेंथ को आधा करेंगे तो करंट भी आधा हो जाएगा, दैट इज 0.5 R हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है जिसको रो बोलते हैं, और रो होता है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। टू इंक्रीज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस फ्रॉम 25 न्यूटन टू 100 न्यूटन वन शुड, अब ये है हमारा कूलॉम्स लॉ। जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, ऐसे ये हमारा कूलॉम्स लॉ, जो कि कूलॉम्स ने दिया था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। और अगर इसको हम हटाते हैं तो यहाँ पर के आता है, के, जैसे वहाँ जी आ रहा था जिसके वैल्यू कितना था, बताओ जल्दी से कमेंट में, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। खैर, तो अगर हमें 25 से 100 न्यूटन में जाना है तो हम एक काम अगर कर दें, दोनों का अगर 25 से 100 में जाना है तो दोनों को डबल कर दें, या तो इनका चार्जेस, या एक को 4 गुना कर दें, या डिस्टेंस को आधा कर दें, डिस्टेंस को आधा कर दें। और ये जो डिस्टेंस है ना, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है।
तो रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस बाई 1/4, नहीं बाई हाफ, डिस्टेंस हाफ कर दोगे तो देखो तुम के Q1 Q2 अपॉन आधा कर दिया तो R/2 का होल स्क्वायर, तो के Q1 Q2 अपॉन R²/4, 4 ऊपर चला गया, 4 गुना हो गया। यही तो क्या था के Q1 Q2, यही तो F था, तो 4F हो गया। ठीक है, आप सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट लगाओ ना कि जो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, घटाने पे बढ़ता है बढ़ाने पे घटता है, तो उसको आधा कर दो 4 गुना हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में। इनकरेक्ट कौन सा है, अबाउट रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो रेजिस्टिविटी के बारे में गलत कौन सा है, तो रेजिस्टिविटी अभी हमने देखा था R=ρL/A, रो, ठीक, तो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शन, गलत है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया में, रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती, वो तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है एवरेज टाइम बिटवीन जो कोलिजन्स होता है। ठीक है, क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। हर मटेरियल के लिए उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होती है। अभी आ जाते हैं 100वें क्वेश्चन पे और 100th नंबर का क्वेश्चन आ जाए वही 105 कुछ हैं ऐसे। ठीक है, 105 10 क्वेश्चन, 110 से ज़्यादा तो नहीं फॉर श्योर। ठीक है सर जी, जाने दो, अरे भैया 5-10 क्वेश्चन और बाकी है, जाने दो, तुरंत तुम लोग को जाने दो। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, अब इतने लंबे 6-6 घंटे के वन शॉट किए हैं, 6-6 5-5 घंटे के, 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते हो क्या आप। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, सही है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सही है। इंडिपेंडेंट लिखा है ना, डिपेंड नहीं करती है। ऑफ अ प्योर मेटल इज, देखो रेजिस्टिविटी जो होती है एलॉयस की हमेशा अगर आप देखोगे तो ज़्यादा होती है एलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा ज़्यादा होती है, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी। तो ये रेजिस्टिविटी ध्यान रखना है किसका कितना होता है, एलॉय का रेजिस्टिविटी हमेशा ज़्यादा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से। एलॉय जैसे कि जल्दी से बताओ, एलॉय ब्रास किसका एलॉय होता है, सब बता रखे हैं आपको। हाँ, ब्रॉन्ज किसका होता है, सोल्डर किसका होता है, जर्मन सिल्वर लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है, जर्मन सिल्वर का ही बताओ। तो यहाँ पर ब्रास का क्या होता है, कॉपर और जिंक, तांबा जस्ता। ये ब्रॉन्ज का कॉपर और टिन, सोल्डर का लेड और टिन। ठीक है, ये ध्यान रखना, सब पूछता है आपसे। और बस इनमें से कौन सा डिवाइस है जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। केमिकल को इलेक्ट्रिकल में तो बैटरी होती है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर क्रिएट करना। ट्रांसफार्मर किसको किस में कन्वर्ट करता है, जल्दी से बताओ। जनरेटर किसको किस में करता है, जनरेटर मैकेनिकल को, यांत्रिक को इलेक्ट्रिकल में करता है। जब जनरेटर चलाते हो ना तो धक 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 से घुमाते हो ना, धक धक धक, मैकेनिकल एनर्जी लगाई, इलेक्ट्रिकल में बदल गई। यही सेम काम डायनमो भैया करते हैं अपने। और इसी का उल्टा काम कौन करता है, ट्रांसफार्मर कन्वर्जन कुछ नहीं करते, ट्रांसफार्मर बस करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं, करंट को स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करते हैं ये। और इसका उल्टा दैट इज इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल कौन करता है, मोटर। पीछे देखा था मोटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट, नो। बार मैग्नेट ये, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पर पास होती हैं, जहाँ पर बहुत पास होंगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो सबसे पास कहाँ पर है, पोल्स के आसपास हैं, पोल्स में हैं, तो गलत हो जाएगा, सेंटर में नहीं होता है। तो पहला वाला गलत, तो ये गया ना। दूसरा वाला अगर देखो तो अपने आप सही हो गया, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि अगर करेंगी तो दैट वुड मीन कि भाई एक उस पॉइंट पे 2 डायरेक्शंस हो निकल के आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बात सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व्स, देख लो क्लोज्ड कर्व्स हैं कि नहीं, क्लोज्ड कर्व्स हैं कि नहीं, क्लोज्ड कर्व्स हैं कि नहीं। अभी बोलोगे सर ये तो नहीं क्लोज, अरे भैया ऐसे करके ये भी क्लोज होगा, ऐसे करके ये भी क्लोज होगा। ठीक है, और ये ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा एक अजम्पशन है कि भाई ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में एंटर करती हैं, ये हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो तीसरा भी सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस डज नॉट यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने डिस्कवर किया था? तो हर्स क्रिश्चियन ऑस्टेड ने डिस्कवरी करी थी। कौन सा इसमें यूज़ नहीं करता है? डू यू ऑल्सो पोजेस मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा 51, 67, 68, अच्छा देख लेंगे। कब से बोल रहे हैं 68 का भी होगा, नहीं देखेंगे। और हम जब बोले हैं कि लास्ट में बता देना, वो नहीं सुनाई दे रहा तुमको? क्यों? तो मैग्नेटिक कंपास यूज़ नहीं करता ये, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर में होता है, मोटर में होता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? तो ये कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साउंड को इलेक्ट्रिकल में। 104 कंसिडर अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इफ राहुल प्लॉट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड दिस लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड देन इट अपीयर्स। तो सोलेनॉइड क्या होता है? ये होता है एक कॉपर वायर जिसमें कि बहुत नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान रखना है कि एक जो सर्कुलर टर्न होता है, ठीक है, सर्कुलर टर्न होता है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी, ठीक है। सर्कुलर होती है हर पॉइंट पे सर्कुलर होती है, ठीक है। और ध्यान रखना जैसे ही हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज़ करते हैं उसी प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स को आधा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे टर्न्स हैं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ध्यान समझना, सबसे मैक्सिमम होगी इसके अंदर और यूनिफॉर्म भी होगी। आप देख लो कहीं पे चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम देखने को मिलेगी और यहीं पे मैक्सिमम भी होगी। क्लियर इतनी चीज़, मैक्सिमम और यूनिफॉर्म होती है इनसाइड द सोलेनॉइड, परिनालिका हिंदी में बोलते हैं इसको। तो डेंसर इन द मिडल, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 105 द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड इंक्रीज्ड बाय। तो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको? तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ सोलेनॉइड नहीं, उससे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ करना है। सॉफ्ट आयरन कोर को रख देंगे, बिल्कुल सही, सॉफ्ट आयरन कोर को रखेंगे तो ये आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये एक तरह का टेम्परेरी मैग्नेट होगा। टेम्परेरी मैग्नेट होगा मतलब कि जब अंदर होगा जब तक, तब तक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा ये आयरन, ठीक है, उसके बाद हट जाएंगी, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इसकी, किसकी? सॉफ्ट आयरन की। क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ नहीं होगी। और डायरेक्शन चेंज करोगे तो यार वही डायरेक्शन ही चेंज होगा बस मैग्नेटिक फील्ड का, और कुछ नहीं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से क्या सही आंसर होगा, बताओ। थोड़ी देर पहले आपको बताया था वो एम्पियर्स लॉ वाले केस में, क्या सही आंसर होगा? अरे बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं, 100 क्वेश्चन तो बोले थे, लेकिन बस थोड़ा सा रुक जाओ, 5-10 क्वेश्चन और देख लो, 5 क्वेश्चन बस, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरह से आपको बताए थे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, सर्कुलर होती है, कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जितना दूर जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम, उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यहाँ पास पास होंगे, वहाँ दूर दूर होंगी, जहाँ पास पास होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तुम अगर डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? तो राइट हैंड, इसमें फ्लेमिंग एमिंग कोई नहीं आएगा, राइट हैंड थंब रूल आता है। और साथ ही साथ मैक्सवेल का जो वो क्या होता है, वो क्रू, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्क्रू, ठीक है, स्क्रू जो रूल होता है वो आता है, ठीक है। मैक्सवेल का जो स्क्रू, मतलब स्क्रू टाइट करते हैं ना वैसे, तो उस डायरेक्शन में, तो इस तरह से डायरेक्शन निकलता है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ कंसेंट्रिक सर्कल, द रेडियस ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस। बिल्कुल रेडियस इंक्रीज हो रही है। और करंट का डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगा, प्लस अगर करंट की स्ट्रेंथ कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर होगा? पूछा क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड बी बोथ 1 एंड 2। Current flows upward through vertical wire. The direction of the magnetic field at a point south of the wire will be. बता, डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का साउथ ऑफ द वायर क्या होगा? अब तुम खुद बताओ, ठीक है, क्या करोगे तुम? करंट फ्लोज अपवर्ड थ्रू अ वर्टिकल वायर, ठीक है, तो अंगूठा कहाँ रखोगे? ऊपर की ओर रखोगे। अब मोड़ो, कहाँ की ओर मोड़ रही तुम्हारी उंगलियाँ? ईस्ट की तरफ मोड़ रही होंगी, ईस्ट की तरफ मुड़ रही कि नहीं मुड़ रही? ईस्ट की तरफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
साउथ में अगर आप ऑब्जर्व करोगे साउथ से, तो साउथ में से अगर आपको देखने को मिलेंगी ईस्ट की तरफ मुड़ रही हैं वो उंगलियां, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 108, विच द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें से कौन सा सही रिप्रेजेंट करता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को, आपको ये बताना है, बता जल्दी। तो साइक्लोट्रॉन होता क्या चीज़ है, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? तो ये पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह को एक्सेलरेट करवाना होता है, इलेक्ट्रॉन वगैरह को एक्सेलरेट करवाना होता है तो साइक्लोट्रॉन का यूज़ किया जाता है। इसको डिस्कवरी करी थी अर्नस्ट लॉरेंस ने। लॉरेंशियम का एटॉमिक नंबर बताओ, 1936 में, 1936 में, ठीक है। तो यहाँ पर द फ्रीक्वेंसी एट विच द चार्ज्ड पार्टिकल अंडरगो सर्कुलर मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉरेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पीछे कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या? नहीं। 109 पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट द पाथ अलोंग विच a free proton would tend to move, a hypothetical free south pole would tend to move, a hypothetical free north pole would tend to move, a free electron would tend to move। तो सही आंसर होगा a hypothetical free north pole would tend to move। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। 2 दिन मीम मत बनाएं पर करंट अफेयर करवा दीजिए। अच्छा चलो भाई, द एंगल बिटवीन दी, क्या 104 का सी होगा? ओके ओके यस, इनसाइड दी लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड पूछा है, उसके अंदर पूछा है, ठीक है, उसके अंदर यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। मतलब देखो, अगर ये ना लिखता इनसाइड दी तो ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि मिडिल में ही तो, बीच में ही तो सबसे ज़्यादा डेंसर है, उसके अंदर बीच में, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उसको मारा था ऑप्शन नंबर डी को, कि भाई मिडिल में डेंसर है सबसे। लेकिन यहाँ वो पहले से बोल रहा है इनसाइड की बात कर, अंदर की, तो अंदर यूनिफॉर्म है, डेंसर तो है ही है, ठीक है, डेंसर तो है ही, उससे डेंसर और कहीं तुम्हें मिलेगा भी नहीं, लेकिन वो मिडिल की बात कर रहा है। अब इनसाइड के भी मिडिल में, इनसाइड के मिडिल में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इनसाइड में पूरे में वो डेंस है और यूनिफॉर्म है, ठीक है, समझ में आई बात। चलो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या डायरेक्शन होता है? 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर ए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो रूल होता है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर क्या दिखाता है? इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द मिडिल फिंगर। तो पहली बात तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालते क्या हैं? करंट, करंट निकालते हैं। करंट किस में? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब एक कंडक्टर को लाते हैं, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब एक कंडक्टर को लाते हैं तो करंट उसमें इंड्यूस होता है, तो उसी इंड्यूस्ड करंट को निकालते हैं किससे? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। और लेफ्ट पूछ रहा है, अच्छा सॉरी लेफ्ट पूछ रहा है, तो करंट का हम निकालते हैं राइट हैंड से, ठीक है, राइट हैंड से। लेफ्ट की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट से निकालते हैं फोर्स ऑन आ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिस पर आपका ये वर्क करता है मोटर, ठीक है, ये मोटर वर्क करता है। राइट हैंड वाले रूल पे वर्क करता है जनरेटर, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर, तो थंब जो है वो मोशन, ये फील्ड, ये करंट, ऐसे याद रखना होता है। मदर फादर चाइल्ड, मदर फादर चाइल्ड, मदर फादर चाइल्ड, इस तरह से हमें याद रखना होता है। तो मिडिल फिंगर करंट को दिखा रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। हु इन्वेंटेड द मॉडर्न मर्करी थर्मोमीटर विद अ स्टैंडर्ड स्केल। तो मानकीकृत पैमाने वाले आधुनिक पारा थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। और हमने पढ़ा था फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों -40 डिग्री सेल्सियस पे सेम टेम्परेचर शो करती हैं। और डिग्री सेल्सियस से केल्विन पे जानने के लिए क्या ऐड करना होता है? In 1831, the use of electricity in technology became viable when Dash discovered the electrical dynamo। तो इलेक्ट्रिकल डायनमो की डिस्कवरी किसने करी थी?
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने करी थी। तो वोल्टा ने तो भैया बैटरी की डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी करी थी? बैटरी की डिस्कवरी करी थी, ध्यान रखना, ठीक है। और माइकल फैराडे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, और थॉमस एडिशन, ठीक है। तो इन्होंने तो बल्ब की डिस्कवरी करी थी। आंसर यहाँ पर माइकल फैराडे हो जाएगा, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल डायनेमो हमने देखा था, सेम काम करता है जनरेटर वाला, यानी कि ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम करेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 115 तक ही करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे, जितने होंगे आपके होमवर्क होंगे वो, ठीक है। चलो, डैश इज़ अ डिवाइस बाई विच टू डिफरेंट फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड टुगेदर। किससे हम देख सकते हैं टू डिफरेंट फोटोग्राफ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट? तो इसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप से। तो यार हम हार्ट बीट को मेजर करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। आंसर होगा क्या? स्टीरियोस्कोप बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टीरियोस्कोप, जहाँ से सेम ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड टुगेदर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज दिस एनर्जी, मतलब ठीक है, मैचिंग करना इसमें। तो वर्क की यूनिट, जल्दी बताओ, खुद से करो जल्दी से। तो वर्क यूनिट डी जूल हो जाएगी। बैटरी क्या कर रही है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पावर क्या है? पावर की यूनिट किलो वाट। अच्छा, ये ध्यान रखना एक चीज़, यहाँ पर यार ये कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। DAC बी ऐसे याद करो, यहाँ करो माइक्रोफोन, ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा भी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ कुछ और था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर यार सही से नहीं दिया है, क्योंकि जो किलो वॉट आवर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। किलो वॉट आवर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। तो कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर। कैसे बनाए ऑप्शन को? इसको या तो माइक्रोफोन करो, ठीक, और इसको करो पावर की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि जो किलो वाट आवर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये किसके बराबर होती है? कितने जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। इसी को हम बोलते हैं एक यूनिट बिजली। 1 kWh का मतलब होता है 1 यूनिट बिजली। जैसे कि तुमसे वो सवाल पूछ लेगा इस तरह से कि एक अप्लायंस है, इतने पावर का है, 20 वाट का, ठीक है, और इतने घंटे चल रहा है, तो बताओ कि उसका कितना यूनिट कंजम्पशन होगा, ठीक है। वो महीने के 30 दिन चल रहा है, हर दिन 2 घंटे चल रहा है, तो कैसे निकालेंगे? इसको किलो वाट में चेंज कर लेंगे, 1000 से भाग करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। कितना टाइम चल रहा है पूरे महीने में? तो 300 दिन चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है, तो 60 घंटे चल रहा है पूरे महीने में, तो यानी कि ये 1.2 आ जाएगा, 1.2। तो 1.2 यूनिट आपका खर्च हो रहा है, ठीक है, 1.2 यूनिट कंजम्पशन है। तो इस तरह से निकालते हैं। बाकी एक क्वेश्चन और बाकी है, तो ये आप खुद से कर लेंगे। बाकी जो आप लोग पूछ रहे थे कौन से, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये वाला आप जब रिकॉर्डेड में जाएगा तो आप करोगे, क्लियर है? चलो, तो अभी 50, 67, 68 ना, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो ओके, मेगा वाट है, किलो वाट नहीं है ये, यस, ठीक है। 10⁻⁻6 होगा, 746 इंटू 10⁻³ किलो वाट होगा वो, बिल्कुल। और कौन सा बताया था? 67 और 68 ना। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाँ, वो भी करवाएंगे अभी, ठीक है। करंट अफेयर का अगर हो जाएगा तो करवाएंगे, अगर टाइम रहा तो, ठीक है, चिंता मत करिए। द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। डिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? डिफ्रैक्शन इज
बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर्स, डिफ्रैक्शन उसको बोलते हैं। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग और डेविएशन ऑफ लाइट, ठीक, ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्स्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना, ये होता है बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू या डेविएशन। बेंडिंग की जगह हम डेविएशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर वर्ड, ठीक है। डिफ्रैक्शन होता है डेविएशन ऑफ लाइट ड्यू टू एन ऑब्स्टिकल। जैसे कि यहाँ पर इस तरह से हम लाइट को पास करें तो इस तरह से जो उसका डेविएशन होगा दैट इज़ कॉल्ड एज। अब यहाँ पर कोई मीडियम से लेना देना नहीं होता डिफ्रैक्शन में, यहाँ पर ऑब्स्टिकल का लेना देना होता है। कोई बीच में आ गया, यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा, यस, ठीक है। 68 में एंगल ऑफ क्रिटिकल शुड बी ग्रेटर दैन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका सही है। विच इज द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन टोटल इंटरन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होना चाहिए, नो प्रॉब्लम इन दिस, ऑलराइट। चलो भाई, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन फिजिक्स भी फाइनली ख़त्म होता है। यहाँ पर करा दीजिए करंट अफेयर, सुंदर बीवी मिलेगी। अच्छा, लालच दे रहे हो हैं? हमें शादी नहीं करनी तो तुम बताओ, शादी नहीं करनी हमें, अब बताओ तुम, अब क्या लालच दोगे? 74, एक सेकेंड, an object of 1 centimeter and placed on object 12 centimeter, क्या, एक सेकेंड, कॉनकेव मिरर, इट्स इमेज हाइट इज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? पास में रखा हुआ है, फोकल लेंथ और उसके बीच में रखा हुआ है सेंटर कर्वेचर, मोर क्या दिक्कत है इसमें? 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा, सही है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 79 सही है, 79, ठीक है। सब में वो नहीं है कि बस एक दो हम बता दिए तो सब में इनको डाउट ही लग रहा है, सही है 79 भी, ठीक है। 74, 79 सब सही है। सर ये भेदभाव क्यों हमेशा? थैंक यू मैं लड़की का फ़ोटो ही क्यों? बात तो सही है यार तुम्हारी, भेदभाव तो हो रहा है। शादी तो करनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को आपके बच्चे ही पढ़ाएंगे। ऐसा है क्या? चलो भैया, अरे भैया 68 में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। 68 वही तो लगाए हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल कितनी बार बताएं? गलत है, गलत है। 68 एंगल ऑफ, अरे सॉरी उल्टा मार्क कर दिए क्या यार? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, बी होगा। समझा करो यार भावनाओं को, ठीक है। वही बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। बी होगा, बी होगा, बिल्कुल बी होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। करंट अफेयर का देखते हैं, अगर टाइम मिला तो करवाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं जैसा होता है। एनवायरनमेंट का तो मुश्किल है। चलो भाई, थैंक यू, और परसों मिलेंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके की क्लास में करना है स्टैटिक जीके कि नहीं करना है, कि करंट अफेयर करना है? बताओ बताओ जल्दी से।
करना है कि नहीं करना है? स्टैटिक जी के दोनों ही करना है, देखते हैं। चलो चलो भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। और 8840286735 ये मेरा व्हाट्सएप है, ठीक है। फालतू के कोई मैसेज नहीं करेगा। अगर कोई बहुत ज़रूरी है और टेक्निकल क्वेरी के रिगार्डिंग अलग है नंबर, तो उस पर मैसेज करेंगे टेक्निकल क्वेरी के रिगार्डिंग, ठीक है। मुझे मैसेज मत करिएगा टेक्निकल क्वेरी के रिगार्डिंग। वो नंबर आपका 9235798380 है, उस पर टेक्निकल क्वेरी को लेकर आंसर करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। 701 वाट में, एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, तो किलो वाट पूछ रहा है तो 1000 से भाग कर देंगे। किलो वाट पूछा तो 1000 से भाग कर देंगे। मेगा वाट पूछ रहा है तो 10⁶ से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।